जो जीएस सेकेंड वाला पोर्शन है तो उसमें जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिलेबस आप लोग के पास होगा। तो इसमें जो है जैसे एक तो आईआर वाला पोर्शन है और ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और जो उसमें संस्थाएं हैं। जैसे इसमें जो है दूसरा जैसे पोर्शन आता है सोशल जस्टिस का पोर्शन आता है। फिर इसमें जो है एक गवर्नेंस का पोर्शन आता है और एक जो है पॉलिटी वाला पोर्शन है। तो इसमें 4 चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होती हैं। तो सामान्यतः जो है देखा जाए तो आईआर से कभी 5, कभी 6, कभी 7 भी प्रश्न आते हैं। सोशल जस्टिस से जो है 3-4 प्रश्न आते हैं। गवर्नेंस से जो है 2-3 प्रश्न आते हैं। और पॉलिटी से जो है 8-9 प्रश्न आता है। कभी कभी आईआर का जो प्रश्न है वो कभी कभी बढ़ भी जाता है, कभी कभी 8 और 9 भी प्रश्न आए हैं। तो ये पॉलिटी वाला क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाता है, 6-7 हो जाता है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन है वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है। तो हम लोग जो है जो क्लास शुरू करेंगे जीएस सेकेंड की वो आईआर से शुरू करेंगे। तो जो लोग मान लीजिए आज से पढ़ रहे हैं उन लोगों का पहले जो है आईआर वाला पोर्शन होगा, फिर इसके बाद सोशल जस्टिस का पोर्शन होगा, फिर इसके बाद जो है गवर्नेंस का पोर्शन होगा, फिर इसमें जो है तो देखा जाए तो पॉलिटी का पोर्शन होगा। तो ये पूरा इस तरह से इस क्रम में जो है सिलेबस चलेगा। तो ये सिलेबस जो है लगभग 4 से 4.5 महीने लगते हैं। आईआर वाले पोर्शन में जो है लगभग 30 क्लास लगता है। सोशल जस्टिस में जो है 12 से 14 क्लास लगता है। और जो गवर्नेंस है उसमें जो है लगभग 10 से 11 क्लास इसमें लगता है। और पॉलिटी वाले पोर्शन में जो है 30 से 35 क्लास इसमें लगता है। तो जैसे मैं बताया कि ये जो आईआर वाला पोर्शन है ये पीटी में भी आता है। तो हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें जहाँ जहाँ से पीटी में प्रश्न आते हैं उस चीज़ को भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि वो भी पोर्शन कवर हो जाए। तो ये आप लोगों का जो है ये 4 पहलू है इसमें। तो जो लोग आज से पढ़ रहे हैं तो हम लोग आईआर वाला पोर्शन शुरू करेंगे और जब ये ख़त्म होगा तो उसके बाद दूसरे दिन से ये शुरू हो जाएगा, फिर इसके बाद ये शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मैं पढ़ा दूंगा फिर मैं बोलूँगा कि पीटी के बाद आइएगा तो इसको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। जो लोग आज से पढ़ रहे हैं वो पूरा चक्र ऐसे चलेगा। जो लोग मान लीजिए पहले से पढ़ रहे हैं, कोई पॉलिटी से पढ़ रहा है तो उसका पॉलिटी ख़त्म हो गया तो मान लीजिए आईआर अब होगा, ये होगा, ऐसे। तो इसी क्रम में हम लोग का सिलेबस चलता है। अच्छा, और जो मैटर है तो आप लोगों का जो आईआर का जो मैटर है तो एक आप लोगों को केवल जो है समकालीन विश्व राजनीति की जो चुनौतियाँ किताब है वो आप लोगों को पढ़ना है, एनसीईआरटी का। बाकी आप लोगों को कोई किताब खरीदना नहीं है। हम लोग का 4 वॉल्यूम नोट्स भी है तो वो जो है वो देखा जाए तो नोट्स आप लोगों को कल ही मिल जाएगा। एक नोट्स होगा तो 4 वॉल्यूम नोट्स है। तो अभी मैं 1 नंबर जो है बेसिक पढ़ाऊँगा इसका, तो 1 नंबर का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। फिर इसका एक मॉडल आंसर होगा आईआर का, तो मॉडल आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। और फिर जो है 1 हफ्ते के बाद जब 1 हफ्ते में 1 नंबर का ख़त्म हो जाएगा फिर 2 नंबर नोट्स मिल जाएगा। तो इस क्रम से नोट्स आप लोग ले लीजिएगा। चाहेंगे तो एक साथ भी मिल जाएगा, लेकिन हर बार नोट्स पे कुछ जुड़ता घटता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है कि हर 6 महीने में कुछ ना कुछ बदलाव आ ही जाता है। चाहे जैसे मान लीजिए भारत जापान संबंध है, चाहे भारत रूस संबंध है, तो मान लीजिए प्रधानमंत्री की यात्रा हुआ, कोई संधि समझौता हुआ, या पड़ोसी देशों के साथ जो है कोई संधि समझौता हुआ, ऐसे प्रकार से पड़ोसी देशों में कोई समस्या उत्पन्न होता है तो उन सब चीज़ों से भी प्रश्न आता है। तो हम लोग जो है इसी का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। जब ये पढ़ाऊंगा तो फिर इसका सिलेबस बताऊंगा। और टाइम जो हम लोग का ये है, इसी टाइम में ये सब पूरा कोर्स आपका ख़त्म होगा। तो आप जहाँ पर भी अन्य जीएस करते हैं या मान लीजिए सवेट अपना करते हैं तो आप लोग जो है वो देखा जाए तो 11:30 से पहले अपना कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को सुबह नहीं बुलाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि आईआर ख़त्म होने के बाद मैं आपको कहूँगा कि आप जो है शाम को आ जाइएगा, ऐसा नहीं। इसी क्रम में कोर्स ख़त्म होगा। तो आप लोग जहाँ पर भी अपना अन्य जीएस का पहलू पढ़ते हैं उसमें अपना टाइम जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्योंकि केवल जीएस सेकेंड नहीं है भाई, जीएस में 4 पेपर है, वो भी पढ़ना ज़रूरी है। केवल आईआर और पॉलिटी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं ना होगा, सब पढ़ना पड़ेगा।
तो उसमें यह है कि एक चीज़ तो और भी आप लोग पढ़ते ही होंगे, चाहे ऑप्शनल पढ़ते होंगे, चाहे हमारे कहीं जीएस पढ़ते होंगे, तो आप लोग जो है उसके हिसाब से टाइम अपना जो है वह फ्लैक्चुएट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका जो आईआर का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कि हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। और फिर जो करंट की जो किताब है, आप लोग को अन्य बाकी किताबें तो बहुत हैं, तपन बिस्वाल की भी किताब है, चाहे पुष्पेश्वर सर की किताब है, चाहे शिवका से फड़िया सर की किताब है, किताबें बहुत हैं, लेकिन आप लोग किताब इस पर मत खरीदिए, बल्कि सबसे अच्छा होगा कि आप करंट पढ़िए, क्योंकि बेसिक मैं सब पढ़ा दूंगा, जितना भी आपका सिलेबस है वो सब मैं पढ़ा दूंगा। करंट इसलिए बोलता हूँ पढ़ने के लिए कि अभी तक का जितना आईआर में करंट होगा वो मैं जोड़ दूंगा आपको। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग जो है यूपी पीसीएस का मान लीजिए मेंस देंगे, कुछ लोग अगली बार आईएएस का मेंस देंगे, तो आपको एक हैबिट बना रहेगा, तो आप उसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं। अब फिर मान लीजिए आप हर सैटरडे को जब टेस्ट लिखेंगे, तो फिर जब जानेंगे तो उसमें आप जो है जोड़ जोड़ के लिखेंगे तो उससे भी एक अभ्यास बना रहता है कि हमको कैसे लिखना है, कहाँ पर कौन सी विषय वस्तु लिखना है। तो करंट पढ़ना जरूरी है इसमें। अब इसमें सिलेबस जो है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है आपका। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है तथा संस्थाएं, तो इसमें जो है सबसे पहले आधारभूत संकल्पना इसका है, क्योंकि बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध करंट तो पढ़ते होंगे आप लोग, लेकिन इसमें टर्म आता होगा तो टर्म आपको नहीं समझ में आता होगा। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति, या मान लीजिए सबको करिए। अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब जो आप समझते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि वो व्यापक अवधारणा है। वो तो हम लोग समझने के लिए समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब देश की सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा में पर्यावरण का भी मुद्दा आता है, जनसंख्या का भी मुद्दा आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों का पहलू आता है। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पहलू आते हैं। इसमें सैनिक और गैर सैनिक ये भी दोनों पहलू आते हैं। भाई सैन्य सुरक्षा, और सैन्य सुरक्षा में भी एक परंपरागत युद्ध है और दूसरा गैर परंपरागत है, ये भी दोनों शामिल हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मान लीजिए परंपरागत युद्ध होता है तो उससे हम लोग को सुरक्षा करना है। गैर परंपरागत युद्ध का मतलब है परमाणु बम से हमला है, जैविक हथियार है, रासायनिक हथियार है, इन सब चीज़ों से भी हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय वस्तु है। और गैर सैनिक संदर्भ का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सबको करिए कि हम लोग क्या ऊर्जा संकट है, मान लीजिए जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण का मुद्दा है, श्रम मानक है, मानव अधिकार का मुद्दा है, ये सब मुद्दे जो है वह राष्ट्रीय सुरक्षा में ही आते हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा का जब ये अर्थ आप जानेंगे, और जब हम लोग देखिए प्रश्न आया होगा आपके जीएस में कि 1990 के बाद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती प्रकृति पर चर्चा करें, या इसी प्रकार से जो है पिछले जो है 10 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू में जो है व्यापक बदलाव आया है। तो ये प्रश्न समझने के लिए आपको जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को पहले जानिए, अन्यथा आप जो है केवल सुरक्षा वाला संदर्भ जो है वही थल सेना वायु सेना ही लिखते रह गए, परमाणु मुद्दा लिखते रह गए, फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए बेसिक पढ़ना है। तो इसको हम लोग कहते हैं आधारभूत संकल्पना। जो पहला चीज है आधारभूत संकल्पना। आधारभूत संकल्पना का मतलब जितना भी छोटा छोटा टर्म आप लोग पढ़ते हैं ये सब हम लोग पहले पढ़ेंगे। 4 से 5 दिन इसी की क्लास चलती है। जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध यहाँ शब्द लिखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या मतलब होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं विदेश नीति, तो विदेश नीति का क्या मतलब है, मतलब ABCD जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, तो राष्ट्रीय हित का क्या मतलब है। जैसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, या इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय शक्ति, तो राष्ट्रीय शक्ति का क्या मतलब होता है। जैसे हम लोग कहते हैं सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, या इसी प्रकार से हम लोग जैसे कहते हैं मान लीजिए पेपर में निकलता है जैसे नियो, या इसी प्रकार से निकलता है नॉर्थ साउथ संवाद, या देखते होंगे पेपर में आता होगा साउथ साउथ सहयोग, या इसी प्रकार से जो है मान लीजिए भारतवंशी,
भारतवंशी, इंडियन डायस्पोरा, ऐसे कुछ लिख डालिए। आधारभूत संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय शक्ति, इसी प्रकार से नियो, नॉर्थ साउथ संवाद, तो उसको एनएस संवाद भी हम लोग कहते हैं। साउथ साउथ सहयोग, जैसे इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते हैं कूटनीति। तो कूटनीति क्या होता है? डिप्लोमेसी जब शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं तो डिप्लोमेसी शब्द का क्या मतलब होता है? इसी प्रकार से बनाइए। और देखिए, पहले आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। कितने लोग ऐसे भी होंगे जो आईआर कभी नहीं पढ़े होंगे। करेंट इवेंट की घटना पढ़ना अपना अलग है कि अमेरिका ने क्या कहा, भारत ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या कहा, वही आईआर नहीं है। आईआर जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वैसे आईआर भी एक बाकायदे सब्जेक्ट है। और जब उसके हिसाब से पढ़ेंगे तभी आपका प्रश्न समझ में आएगा। अन्यथा जो है भाई में कहते हैं कि प्रश्न तभी समझ में आएगा जब ABCD पता हो। अच्छा मैथ पढ़ने के लिए क्या होता है? अच्छा मैथ पढ़ाने वाला व्यक्ति आपको पहले दिन जो है आपको काम समय चाल नहीं पढ़ाएगा। पहले दिन आपको क्या करेगा? जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाएगा। अच्छा मैथ जो पढ़ाता है वो पहले दिन आपको जोड़ घटाना सिखाएगा। फिर उसके बाद जो है देखा जाए तो कुछ भिन्न का पढ़ाएगा, कुछ पहाड़ा उड़ा रटवाएगा। बस यह कि शर्त यही है कि अच्छा मैथ पढ़ाने वाला हो, अन्यथा पहले दिन तो काम समय चाल शुरू करेगा और आप कोर्स खत्म हो जाएगा, मैथ आपसे लगेगा नहीं। क्योंकि जब ABCD आपको आएगा उसके बाद ही तो कुछ सिखाना शुरू करेगा। एक हफ्ता तो हम लोग यही लगभग 4-5 दिन तो यही लगता है। जैसे मैं बताया कि आप लोग पढ़ते हैं जैसे शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन करते समय आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए, प्रश्न आया होगा कि भारत में शक्ति संतुलन जो है अभी भी बना हुआ है। जैसे मान लीजिए दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बना हुआ है, या पेपर में देखिए निकलता होगा कि अभी भी जो है नव शीत युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं। तो कोल्ड वार क्या होता है, शीत युद्ध क्या होता है, या नव शीत युद्ध की क्या परिस्थिति है, नव शीत युद्ध क्या होता है। या इसी प्रकार से मान लीजिए जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं आप लोगों के 1 नंबर नोट्स में मैं लिख भी दिया हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि जैसे सोवियत संघ का विघटन है, तो सोवियत संघ का विघटन जो है विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है। अब जैसे आप लोगों के GS में 4-5 साल पहले प्रश्न आया था कि सोवियत संघ के विघटन का भारत की विदेश नीति पर प्रभाव, देखिएगा आया था GS में। अब वो सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, क्या उसके कारण है, उसका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भी एक घटना है, वो भी बेसिक माना जाता है। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, USSR जिसको आप लोग कहते हैं, यूनाइटेड सोशलिस्टिक सोवियत रिपब्लिक। इसी प्रकार से जो है जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ जो परमाणु मुद्दे हैं उनको भी हम लोग जो इसी आधारभूत संकल्पना में ही पढ़ेंगे। जब भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा तो परमाणु मुद्दे, जो भी परमाणु मुद्दे हैं उन परमाणु मुद्दों को पढ़ा जाएगा। परमाणु मुद्दे आवलिक समझौते जो भी हैं, जैसे मान लीजिए कुछ मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप लोग टर्म पढ़ते होंगे परमाणु निःशस्त्रीकरण, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे NPT, CTBT,
NWPT अभी 2017 में आया, या इसी प्रकार से जो है आप लोग पढ़ते होंगे स्टार्ट जैसे NCERT में मिला होगा, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन TT जैसे मिला होगा, SALT स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन TT, इस तरह के जो भी चीज़ें हैं। और इसी में जैसे मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा जब पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग का जो सिलेबस है, जैसे भारत की परमाणु नीति क्या है, पोखरण फर्स्ट के बाद क्या परमाणु नीति थी, पोखरण सेकंड के बाद क्या परमाणु नीति है, दोनों परमाणु नीति में क्या अंतर है, या इसी प्रकार से जो है विभिन्न देशों के साथ हमने परमाणु समझौता किया है तो उसका भारत को क्या लाभ मिला, या इसी प्रकार से जो है जैसे भोपाल गैस त्रासदी जो घटना हुआ था तो आप देखते हैं कि उसके माध्यम से जो है वह एंडरसन जो है बच निकला। अब फिर जो है देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया, उसी को देखते हुए हम लोगों ने जो है वह न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट बनाया है। तो परमाणु जन उत्तरदायित्व कानून क्या होता है, या मान लीजिए जो करंट में जैसे आप लोग पढ़ते हैं NSG, तो NSG जो बनाया गया तो भारत NSG का क्यों सदस्य बनना चाहता है, भाई वर्तमान में NSG का सदस्य भारत नहीं है, तो भारत NSG का क्यों सदस्य बनना चाहता है, सदस्यता लेने में क्या क्या समस्या आ रहा है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप, वासेनार ग्रुप, ये सब जितने मुद्दे हैं सब परमाणु मुद्दे ही हैं, चाहे जैविक हथियार है, रासायनिक हथियार से संबंधित संधि है। तब देखे होंगे कि PT में भी क्वेश्चन इसका आया होगा, कभी NPT का प्रश्न आया होगा, कभी CTBT का आया होगा, इस तरह से। तो ये जो मैंने 2 4 5 लिख दिया, तो ये जो आधारभूत संकल्पना है पहले तो ये हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद दूसरा चीज़ हम लोग को पढ़ना है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेशी नीति पढ़ना है, तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। भारत की विदेश नीति में सबसे पहले तो हम लोग को ये पढ़ना है कि जो आंतरिक और बाह्य कारक होते हैं उसका प्रभाव कैसे पड़ा है, आंतरिक / बाह्य कारकों का प्रभाव। अब इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे देखे होंगे कि अमेरिकी प्रभुत्व, जैसे मैं बताया कि आधारभूत संकल्पना में जैसे हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकी प्रभुत्व, अमेरिकन हेजोमोनी, कि अमेरिकी प्रभुत्व क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे प्रश्न जो आते हैं तो ऐसे आता है कि भारत की जो घरेलू परिस्थिति है उस घरेलू परिस्थिति से भारत की विदेश नीति प्रभावित होती रही है। या मान लीजिए हमने प्रश्न बना दिया कि भारत की जो भौगोलिक जो पहलू है, भारत का जो सामाजिक पहलू है, उसका विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। भाई ये बताइए, हम लोगों के यहाँ विविधतावादी संस्कृति है, इतने धर्म के लोग रहते हैं, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भारत में ही है, इसी के कारण तो अरब जगत से हमारे अच्छे संबंध हैं। तो अरब जगत से संबंध बनाने में हमारा जो धार्मिक पहलू है उत्तरदायी रहा है। या हम लोगों के यहाँ देखा जाए तो विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, अब भारत के लोग जो है विश्व में भी रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो भारत के लोग विश्व में रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा जिसको कहा जाता है, भारतवंशी का मतलब होता है कि अंग्रेजी काल में जो लोग जो है, अब जानते हैं कि दास प्रथा का समापन हो गया था। दास प्रथा के समापन के बाद जो है अंग्रेज हम लोग से कांटेक्ट करते थे, कांटेक्ट करके विदेशों में ले जाते थे, चाहे बागानी कृषि करने के लिए या इसी प्रकार से जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए हम लोग जाते थे, मजदूरी के लिए। तो ऐसे लोगों को जो है देखा जाए तो जो इंडेंचर सिस्टम के तहत, गिरमिटिया प्रणाली के तहत जो लोग गए, ऐसे लोगों को हम लोग जो है इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। तो जो लोग आज़ादी के पहले विदेशों में गए, ब्लू कॉलर के रूप में गए, मजदूरी करने के लिए गए, या इसी प्रकार से देखा जाए तो विकासशील देशों में गए, और ये लोग जो है सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गए थे, ऐसे लोगों के समूह को जो है ओल्ड डायस्पोरा कहा जाता है। जो आज़ादी के पहले जो लोग गए, मजदूरी करने के लिए गए, सामान्यतः विकासशील देशों में ज़्यादा गए, केवल अर्थव्यवस्था को ही ज़्यादा ध्यान में रखे, ऐसे लोगों के समूह को हम लोग कहते हैं ओल्ड डायस्पोरा। ये भी क्वेश्चन आया होगा, ओल्ड डायस्पोरा और न्यू डायस्पोरा में अंतर भी पूछा था 3-4 साल पहले। GS का 10 साल का पेपर लेकर सब लोग कहीं भी पढ़ते हैं, आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, 10 साल का पेपर लेकर GS का उसको रोज़ाना सुबह उठ के देखा करिए कि क्वेश्चन कैसे आता है। पूछा था ओल्ड डायस्पोरा न्यू डायस्पोरा में अंतर स्पष्ट करें। तो जब तक भारतवंशी पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे अंतर लिखेंगे। न्यू डायस्पोरा का मतलब कि आज़ादी के बाद जो लोग विदेशों में जा रहे हैं, मुक्त विकसित देशों में जा रहे हैं, कहीं न कहीं जो है प्रोफेशनल कार्यों के लिए जा रहे हैं,
वहाँ की केवल अपनी अर्थव्यवस्था को ही सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के साथ वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव डालते हैं। ऐसे लोगों के समूह को जो है न्यू डायस्पोरा कहा जाता है। तो इस तरह से जो इसमें प्रश्न आता है तो कुछ जोड़ेगा कि भारत की जो भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति रही है वो निरंतर विदेश नीति को प्रभावित करती रही है, या इसी प्रकार से जो है जो भारत की विदेश नीति रही है उसमें क्या कंटिन्यूटी रहा है, क्या निरंतरता रहा है, क्या चेंज हुआ है, या मान लीजिए मोदी साहब के पीएम बनने के बाद क्या चेंज आया है, पिछले 2 वर्षों में विदेश नीति पे क्या परिवर्तन आया है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि पिछले 2 वर्षों में विदेश नीति में परिवर्तन को रेखांकित करें, तो फिर पिछले 2 वर्षों में आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ परिवर्तित हुआ है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित जितनी बातें हैं जिसको हम लोग नेम कहते हैं या नाम कहते हैं, इसको पढ़ना है। इसी प्रकार समझिए, तो आप देखते हैं कि गुट निरपेक्ष जैसे आंदोलन है तो उसका क्या अर्थ होता है, ये आप लोगों के वर्ड हिस्ट्री में भी होगा, वर्ड हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते होंगे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, अब तो भारत की विदेश नीति वर्ड हिस्ट्री में भी है, आप लोगों के जो है जो इसका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा उसमें भी है पूरा। तो जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है तो उसमें जो है वह देखा जाए तो भारत क्यों शामिल हुआ, या गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का क्या योगदान रहा है, वर्तमान वैश्वीकरण में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता रही, या इसी प्रकार से जो है वह देखा जाए तो मान लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत कितना संलग्न रहा है पिछले 10 वर्षों में। देखे होंगे कि मान लीजिए अभी जो बैठक हुआ था 2017 में, उसमें मोदी साहब गए ही नहीं थे। तो आप देखते हैं कि इस तरह से वो प्रश्न पूछता है, जैसे मान लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का दूसरा संस्करण नाम 2.0 आ गया है, तो जो हमारा नाम चल रहा था और जो दूसरा संस्करण नाम 2.0 आ गया उसमें क्या डिफरेंस है। ऐसे इसमें जितने भी पहलू हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो है जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन है, गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्रिन, इसी प्रकार से जैसे आप लोग पढ़ते हैं पंचशील सिद्धांत, तब पूछेगा कि वर्तमान जो है जो वैश्वीकरण की परिस्थिति चल रहा है विश्व में उसमें पंचशील सिद्धांत की प्रासंगिकता का रेखांकन करें। इस तरह से या इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो एक प्रश्न आता है कि भारत की जो विदेश नीति है इसमें एक प्रश्न आता है कि भारत की विदेश नीति में परिवर्तनशीलता इस तरह से एक तो टॉपिक ही हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद जैसे बताया ना कि मान लीजिए पूछेगा कि पिछले 2 वर्षों में विदेश नीति में क्या परिवर्तन आया है, यही वाला ही टॉपिक है। या पूछेगा कि 1990 के बाद विदेश नीति में किस तरह का परिवर्तन आया है। या मान लीजिए हाइपोथेटिकल प्रश्न भी आते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब कि जैसे प्रश्न पूछेगा कि 2020 में जो है भारत की विदेश नीति का क्या स्वरूप हो सकता है, तो आज के आधार पर उसको लिखा जाता है। मान लीजिए हम कहें कि 2020 में भारत अमेरिकी संबंधों पर चर्चा करें और 2019 चल रहा है, तब मान लीजिए मोदी साहब अमेरिका जाने वाले हैं, तब ये सब बेस जो बनेगा उसी के आधार पर हम लोग लिखेंगे और फिर पुराना बेस लेंगे, कुछ पुराने बेस से जोड़ेंगे और कुछ जो है वर्तमान बेस को रखेंगे और उसके आधार पर हम लोग लिखेंगे कि भारत अमेरिका का संबंध किस तरह से चलेगा। जैसे मान लीजिए अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा, भारत भी गुलाम रहा। अमेरिका में भी लोकतंत्र है, भारत में भी लोकतंत्र है। अमेरिका भी पंथ निरपेक्षता है, भारत भी पंथ निरपेक्षता है, वही धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। आप देखते हैं कि अमेरिका भी महाद्वीपीय क्षेत्र का धनी है, भारत भी महाद्वीपीय क्षेत्र का धनी है। भारत में भी भौगोलिक विविधता है, अमेरिका में भौगोलिक विविधता है। देखा जाए तो मान लीजिए अमेरिका मेल्टिंग स्पॉट की तरह है, हर देश के लोग वहाँ पर सामान्यतः रहते हैं, सब आपस में मिल गए, अमेरिकन बन गए हैं। और भारत के लोग भी विश्व में सब जगह रहते हैं लगभग। तो ये जो समानता है उसी के आधार पर हम लोग कहते हैं
कि भारत अमेरिका का संबंध जो है वो देखा जाए तो सामान्य रूप से बना रहेगा, क्योंकि बैकग्राउंड एक ही तरह का है। इसलिए उसमें जो है देखा जाए तो भाई हम कहते हैं सबसे पुराना लोकतंत्र ब्रिटेन है, अमेरिका है। संघीय व्यवस्था सबसे पहले अमेरिका में ही शुरू हुआ। तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका पुराना लोकतंत्र है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चाइना भले जनसंख्या रखता है, चाइना जनवादी लोकतंत्र है, साम्यवादी देश है। तो इस तरह से बैकग्राउंड देकर फिर उसको लिखा जाता है। एक तो टॉपिक ये पढ़ना है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है समूहगत संबंध। समूहगत संबंध, समूहगत संबंध का मतलब होता है कि विश्व में जो समूह है, जैसे भारत मध्य एशिया, जैसे मध्य एशिया है तो मध्य एशिया कोई देश नहीं है, समूह है। जैसे यूरोप है, अब यूरोप जो है एक समूह है, तो भारत यूरोप संबंध। इसी प्रकार से लैटिन अमेरिका संबंध, भारत लैटिन अमेरिका संबंध। तो भारत का जो है देखा जाए तो जो समूह है उसके साथ क्या क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए हमने कहा भारत अफ्रीका संबंध, या हमने कहा भारत पश्चिम एशिया, या हमने कहा ओसेनिया, भारत ओसेनिया संबंध। या मान लीजिए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध। ओसेनिया संबंध, मध्य एशिया, या इसी प्रकार से जो है यूरोप, लैटिन अमेरिका, या इसी प्रकार से अफ्रीका, ओसेनिया, दक्षिण पूर्व एशिया। इसको हम लोग समूहगत संबंध कहते हैं। तो ये भी पढ़ना है, इसका भी एक कंसेप्ट बना के रखना है, क्योंकि इसको वैसे भी पढ़ा जाता है, आप लोग सिलेबस में है भी। किसी साल देखिए लैटिन अमेरिका का प्रश्न आया होगा, किसी साल अफ्रीका पे आया होगा, किसी साल मध्य एशिया का प्रश्न आया होगा, कभी दक्षिण पूर्व एशिया का आया होगा। इस तरह से प्रश्न। और जैसे मान लीजिए हम लोग भारत की विदेश नीति पढ़ते हैं, तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, और लुक ईस्ट पॉलिसी को जैसे हम लोग कहते हैं आजकल लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई लुक ईस्ट पॉलिसी क्या था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, लुक ईस्ट पॉलिसी को क्यों बढ़ावा दिया गया। तो एक प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जो संबंध है उसके लिए हम लोग जो है लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी संबंध का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जैसे लुक वेस्ट पॉलिसी है तो मध्य एशिया के देशों के साथ संबंध या पश्चिम एशिया देशों के साथ संबंध, इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो ये पढ़ना है। तो मैं बताया कि हम लोगों को जो है सबसे पहले आधारभूत संकल्पना पढ़ना है, जितना छोटा छोटा बात है। और आप लोग भी पेपर पत्रिका में जो भी छोटा बात देखते हैं, मान लीजिए कोई टर्म है तो टर्म अपना कॉपी में नोट करके रखेंगे। कोई मान लीजिए टर्म नहीं समझ में आता है, पूछ लेंगे। आईआर पढ़ने का मतलब जो पेपर पत्रिका में निकलता है वो सब आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी किताब पढ़ते हैं तो समझ में आना चाहिए। तो जितना भी छोटा छोटा टर्म है ये सब पहले पढ़ा जाएगा। फिर मैं बताया कि फिर मैं ये पढ़ाऊँगा, फिर मैं समूहगत संबंध पढ़ाऊँगा। तो ये बी हुआ और फिर ये सी हुआ। अब इसके बाद जो है इसमें और भी आप लोग क्या है, जैसे भारत पड़ोसी देश है, ये डी वाला पोर्शन भारत तथा पड़ोसी देश, भारत तथा पड़ोसी देश। तो भारत और पड़ोसी देश में जो है जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, चाहे बांग्लादेश है। अब मान लीजिए भारत का पड़ोसी देश पढ़ते समय ये हमेशा ध्यान रखिए कि पड़ोसी देशों में कोई समस्या है तो वहाँ से भी प्रश्न आता है। जैसे रोहिंग्या विवाद है म्यांमार का। अब मान लीजिए प्रश्न बोलेगा कि रोहिंग्या विवाद का जो है वो देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा है,
या मान लीजिए भारत की सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, या रोहिंग्या विवाद ने भारत म्यांमार संबंध को कैसे प्रभावित किया। तो पड़ोसी देश में केवल संबंध नहीं पढ़ा जाता है, पड़ोसी देश में वहाँ की जो परिस्थिति है उसको भी पढ़ना है। जैसे भारत पाकिस्तान पढ़ते हैं तो भारत पाकिस्तान केवल संबंध नहीं पढ़ना है, भारत पाकिस्तान पढ़ाने में 2 दिन लगता है। जितना समस्या है, जितना पेपर में पढ़ते होंगे, सरक्रीक विवाद, बलूचिस्तान समस्या पाकिस्तान का, गिलगिट बाल्टिस्तान की समस्या, चाहे मान लीजिए सिंधु नदी समझौता, ये सब आता है। अब बांग्लादेश है, तीस्ता नदी विवाद, देखिए वो भी मुद्दा है। तो चाहे वो नदी विवाद हो, चाहे सीमा विवाद हो, चाहे मान लीजिए वहाँ की घरेलू परिस्थिति हो, नेपाल पढ़ रहे हैं, नेपाल का नया संविधान बना, तो नेपाल के नए संविधान का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, या वहाँ के नेपाल का नया संविधान है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जितने भी भारत के साथ पड़ोसी देश हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, या इसी प्रकार से जो है मान लीजिए मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, इस तरह से जो भी पड़ोसी देश हम लोग के हैं, 2-4 एग्जाम्पल में लिख दिए। भूटान, भूटान भी लिख सकते हैं, अफगानिस्तान भी पढ़ेंगे, वो तो ही है, वो तो मैं 2-4 एग्जाम्पल लिख दिया कैसे। भाई सबसे पहले एक आपको आइडिया होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग का सिलेबस क्या है, क्योंकि वो जो 4 लाइन का सिलेबस लिखा है केवल वही सिलेबस नहीं है ना, वो तो फिर 10-15 दिन में ख़त्म हो जाता। तो मैं बताया कि लगभग जो है 25 से 30 क्लास लगेगा, क्योंकि सब पढ़ना पड़ेगा A to Z। समूहगत संबंध का मतलब ये पूरा हुआ, जितने भी समूह हैं, जैसे पश्चिम एशिया भी उसमें छूट ही गया है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद है उसका भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए भारत ईरान संबंध है, चाबहार समझौता है, अब ये सब जो है ग्रुपिंग वाला चल रहा है। अब इसमें जो है जब हम लोग पड़ोसी देश पढ़ लेते हैं तो पड़ोसी देश पढ़ने के बाद एक होता है भारत तथा महाशक्ति, मतलब कि ऐसे समझिए भारत तथा महाशक्तियां आब्लिक विशेष देश। अब इसमें जैसे मान लीजिए भारत चीन है, पड़ोसी देश में भी चीन है, यहाँ पर भी है, जैसे भारत अमेरिका है, भारत रूस है, भारत इजराइल है, या मान लीजिए हम लोग का जापान से मधुर संबंध बना है, जर्मनी से मधुर संबंध बना है। इस तरह से जो भी देश हैं, चाहे भारत बेल्जियम है, इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण देश हैं वहाँ से भी प्रश्न आता है। अब जहाँ जहाँ मोदी साहब का यात्रा हुआ वो सब पढ़ना है, वहाँ से ही प्रश्न आता है। अब समझिए, अब इसके बाद इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय आब्लिक क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आब्लिक क्षेत्रीय संगठन से संबंधित प्रश्न आता है। जैसे यूएनओ है तो यूएनओ से संबंधित जितने मुद्दे हैं वहाँ से प्रश्न आता है। जैसे मान लीजिए यूनेस्को है, अब यूनेस्को से अमेरिका अलग हो गया, यूनेस्को से अमेरिका अलग हो गया, तब यूनेस्को का प्रश्न आ सकता, आया भी था शायद। मान लीजिए आईएलओ जो है महत्वपूर्ण संस्था है, उसने अपना कन्वेंशन जारी किया था अभी 3-4 साल पहले, उसका भी प्रश्न आ सकता है। जैसे यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उसका क्वेश्चन आ सकता है। या इसी प्रकार से मान लीजिए WHO है, तो WHO का जो है मिलेनियम गोल प्रोजेक्ट था, तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ यूएनओ से संबंधित जितना भी हैं एजेंसियाँ, सबसे प्रश्न आता है। जैसे सार्क संगठन है, अब सार्क संगठन है तो उससे प्रश्न आता है। जैसे आसियान है, अब जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे IMF, वर्ल्ड बैंक, तो ये IR का भी है।
कि भारत IMF संबंध, भारत वर्ल्ड बैंक संबंध, या भारत WTO, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए भारत यूरोपियन यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन है, अब मान लीजिए ब्रेग्जिट हुआ है, मान लीजिए ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, तो ब्रेग्जिट का जो है वो देखा जाए तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से जो संगठन हम लोग के यहाँ हैं, जैसे G20 सम्मेलन है, तभी G20 सम्मेलन हुआ, तब G20 सम्मेलन जो हुआ है तो मान लीजिए पूछे, अब जैसे G20 सम्मेलन है तो बोलेगा कि जो है G20 सम्मेलन जो है देखा जाए तो उसका कोई विषय वस्तु लेगा और उसको जोड़ेगा कि G20 जो सम्मेलन है उससे जो है वो देखा जाए तो दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए SCO संगठन है, तो SCO है तो उसका भी क्वेश्चन आ सकता है, SCO। तो ऐसे जो क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है वहाँ से प्रश्न आता है। 2-4 में एग्जाम्पल लिख दिया। ब्रिक्स है, इप्सा है, जितना भी छोटा छोटा है सब पढ़ा दूंगा। G15 है, क्या मान लीजिए सब करिए कि हम लोगों के यहाँ जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए बिमस्टेक है, बिमस्टेक भी तो है ना, आजकल भारत इसको सक्रिय किया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नेपाल उपाल जो सदस्य बने हैं सब। तो मान लीजिए प्रश्न पूछेगा कि बिमस्टेक जो है सार्क के विकल्प के रूप में दिखाई देता है, यह कहना जो है कहाँ तक औचित्यपूर्ण है। एक तो ये पढ़ना है। तो ब्रिक्स है, इप्सा है, जितना लिखना चाहते हैं सब लिख दीजिए। ब्रिक्स है, इप्सा है, बेसिक है, बेसिक भी है, वो भी संगठन। तो अब जैसे ये चीज़ है, अब इसमें एक चीज़ और पढ़ना है। इसमें एक चीज़ ये पढ़ना है कि जो समस्याएं विश्व में चल रही हैं उन समस्याओं से जोड़ कर भी प्रश्न आता है। जैसे आतंकवाद है, ऊर्जा संकट है, पर्यावरण का मुद्दा है, इन सब मुद्दों को लेकर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। एक पॉइंट और बना लीजिए। उसी में एक और बना लीजिएगा, जैसे वैश्विक आर्थिक क्षेत्रीय समस्याओं के संदर्भ में संबंध, वैश्विक आर्थिक क्षेत्रीय समस्या के संदर्भ में संबंध, मतलब वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर कोई समस्या है तो उससे जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे मान लीजिए ऊर्जा संकट, जैसे मान लीजिए सऊदी अरब में जो है वो तेल कुओं में अभी आग लग गया था या उसके प्रोजेक्ट में, तो पेपर में पढ़ते होंगे कि कहीं न कहीं भारत में तेल का दाम बढ़ सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि जैसे सीरिया समस्या है, तो जो सीरिया समस्या चल रहा था तो सीरिया समस्या का जो है वो देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है वह आतंकवाद पर प्रभाव पड़ेगा, या मान लीजिए IS का जो है वो देखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ा। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, जैसे ऊर्जा संकट है, जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे पर्यावरण है, मान लीजिए पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता था, तब जानते हैं कि अमेरिका उससे पीछे हट गया, तो उसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। या इसी प्रकार से जो है देखा जाए तो मान लीजिए आतंकवाद का मुद्दा है। अब प्रश्न पूछा होगा GS में कि भारत चीन जो है आतंकवाद के संदर्भ में समेकित प्रयास किस प्रकार कर रहे हैं, अभी 2 साल पहले आया था GS में। तो ऐसे जो मुद्दे चलते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया कि अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का शांति प्रक्रिया है, तो अफगानिस्तान के शांति प्रक्रिया में देखते हैं कि अमेरिका हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, ये तीनों लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। इधर अभी 1-1.5 महीने से बातचीत बंद है। तालिबान को जो है देखा जाए तो शासन सत्ता में भागीदारी देने की बात हो रही है, भारत काफ़ी नाराज था। तब देखा जाए तो ट्रम्प साहब जो है भारत और पाकिस्तान दोनों से बात करेंगे, अफगानिस्तान से बात करेंगे, और मान लीजिए अमेरिका चाहता है कि भारत को भी जोड़ा जाए, क्योंकि भारत बार बार कहता है कि भाई तालिबान जो आतंकवादी संगठन है। तो इस तरह से जो मुद्दे चलते हैं उन मुद्दों को लेकर प्रश्न पूछता है। ऊर्जा कूटनीति क्या है, देखे होंगे प्रश्न आया होगा, ऊर्जा कूटनीति क्या है, एनर्जी डिप्लोमेसी क्या होता है,
इस तरह से जो चीज़ें हैं, जैसे मानव अधिकार है, मान लीजिए विश्व में कहीं, जैसे सपोज करिए कि अफ्रीकी देशों में जो है वो देखा जाए तो जो हार्न ऑफ अफ्रीका वाला बेल्ट है, जिबूती है, या इस तरह के जो बेल्ट हैं, एरिट्रिया है, मारिट्रिया है ना सब, तो वहाँ पर सोमालिया, ये सब जो बेल्ट है, तो वहाँ सूखा की समस्या, इस बार भी जलवायु परिवर्तन का असर वहाँ पर रहा। तो वहाँ पर जो ये पहलू रहा, उससे जो है भारत अफ्रीकी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जलवायु परिवर्तन हुआ, चाहे पर्यावरण हुआ, चाहे मानव अधिकार का मुद्दा हुआ, इस तरह के मुद्दों को लेकर भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब अपना सिलेबस निकालिए। ये इधर IR लिखा होगा, तो IR में लिखा है भारत तो पड़ोसी देश, तो भारत तो पड़ोसी देश तो मैं पढ़ाऊंगा, ही बनाया था। द्विपक्षीय, द्विपक्षीय का मतलब बाईलेटरल, बाईलेटरल का मतलब जैसे भारत अमेरिका है, भारत चीन है, भारत इजराइल है, भारत जापान है, भारत बेल्जियम है, भारत सिंगापुर है, तो जो भी महत्वपूर्ण देश है वो हम लोग को पढ़ना है। क्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक समूह, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह का मतलब हुआ कि जैसे अभी मैं बताया कि क्षेत्रीय समूह का मतलब यहाँ पर जैसे सार्क है, आसियान है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, चाहे ब्रिक्स है, चाहे इप्सा है, चाहे बिम्स्टेक है, इस तरह के जो क्षेत्रीय संगठन है उससे प्रश्न आता है। वैश्विक समूह, वैश्विक समूह का मतलब जैसे UNO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, वहाँ से प्रश्न आता है। अब फिर यहाँ पर जो है वैश्विक समूह का मतलब ये भी होता है कि विश्व स्तर पर जो समूहगत व्यवहार करते हैं, जैसे यूरोप है, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया है, पश्चिम एशिया है, मध्य एशिया है, भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार जो भी संधि समझौते हुए हैं। तीसरा पॉइंट है भारत के हितों और भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और रणनीति का प्रभाव। तो ये जो मैं बता रहा था अभी, ये जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, या किसी देश कोई रणनीति बनाता है, जैसे पिवट टू एशिया पॉलिसी ओबामा साहब ने शुरू किया था, फिर उसको जो है ट्रंप साहब ने आगे बढ़ाया। फिर आप देखते हैं कि लिमोया समझौता जैसे हुआ, मान लीजिए भारत अमेरिका के साथ हमारा लिमोया समझौता हुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये जो लिमोया समझौता है उससे क्या फ़र्क पड़ा है, या मान लीजिए हम लोग जो है वो देखा जाए तो भारत अमेरिका के मध्य जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कंसेप्ट चलता है, तो क्या चीज़ है, इस तरह के जितने मुद्दे हैं इससे प्रश्न पूछता है। जैसे मान लीजिए रूस ने जो है लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत किया, तो रूस ने जो लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत किया, पूर्व की ओर देखो नीति रूस का भी है, केवल भारत का ही पूर्व की ओर देखो नीति नहीं है, रूस का भी पूर्व की ओर देखो नीति है 2001 के बाद। तो रूस का जो पूर्व की ओर देखो नीति है उससे जो है भारत रूस संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सब टॉपिक 3 नंबर है। 4 नंबर लिखा है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना और मैंडेट्स, अधिदेश। तो इसमें जो मैं आपको संगठन बताया हूँ जितने, वहाँ से प्रश्न आता है। हाँ, एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी वही है, एक्ट लुक ईस्ट पॉलिसी भी उसको कहा जाता है। पुतिन साहब ने शुरू किया था 2000 के बाद। जब रूस जो है देखा जाए तो अपने हथियारों को लेकर, अपने प्राकृतिक संसाधनों को लेकर जब अन्य देशों से संबंध बनाना शुरू कर दिया, इस बात को हम लोग जो है वो देखा जाए तो रूस की पूर्व की ओर देखो नीति बोलते हैं। तब देखते हैं कि अमेरिका ने जो पिवट टू एशिया पॉलिसी शुरू किया, एशिया केंद्रित जो नीति शुरू किया, और कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए जो है यह देखा जाए तो इसको शुरू किया गया। जैसे चीन है, हमारे जो चीन जो है स्टिंग ऑफ पर्ल को बढ़ावा देता है, मुक्तकमाला सिद्धांत को बढ़ावा देता है, भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास करता है। तो अब देखा जाए तो ये जो प्रयास है उसी के संदर्भ में भारत काउंटर करता है, इसका भी प्रश्न आता है। जैसे मान लीजिए भारत चीन सीमा विवाद है, जितने मुद्दे हैं वही इसका विषय वस्तु है। तो ये आपका जो है ये सिलेबस है, इसी का मैंने व्याख्या किया है, आपको इतना पढ़ना है। अब जैसे बताया कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें जैसे कुछ प्रश्न का आप लोगों को बता दें कि जैसे मान लीजिए प्रश्न होते हैं, तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं बताया कि अभी जो हम लोग का ट्रेंड है कि 150 शब्द के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा जो है 250 वर्ड के प्रश्न पूछे जाते हैं।
लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये तो आईएएस का ट्रेंड है, लेकिन ये प्रश्न जो है पीसीएस में जो पूछे जाते हैं उसमें जो है देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कुछ प्रश्न 200 शब्द के भी हैं, 150 शब्द के भी हैं, 100 शब्द के भी हैं, 50 शब्द के भी ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे जो लोग मान लीजिए मध्य प्रदेश दे रहे होंगे, चाहे मान लीजिए समझ करिए आप बिहार देते हैं, चाहे यूपी देंगे अभी, तो यूपी में कोई जरूरी नहीं कि यही ट्रेंड रहे, वहाँ 100 शब्द के भी प्रश्न रह सकते हैं, 200 शब्द के भी रह सकते हैं, किसी प्रश्न में ABCD भी रह सकता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये भी एक ट्रेंड है। क्योंकि आप आईएएस देते हैं तो बहुत सारे लोग इस पर पीसीएस देते हैं। तो जितना भी आईआर में, आईएएस पीसीएस में जितने प्रश्न आते हैं सबको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पीसीएस के लिए अलग से कोई क्लास नहीं, ये नहीं कि पीसीएस के लिए अलग आईआर पढ़ने जा रहे हैं। जितना, तभी तो बोल रहा हूँ कि 1 महीना लगता है। अब पीसीएस में अलग क्या पढ़ लेंगे, उसी का तो आसान प्रश्न सब पीसीएस में आता है और उसका भी ट्रेंड वही है। अभी पेपर 15 सितंबर को होना है ना, 18 तारीख को मेंस यूपी वाला होना है ना 18 से। तो मान, हाँ यूपी का भी मेंस होना है, आईएएस का भी मेंस होना है, तो यूपी का भी मेंस होने वाला है। तो देखा जाए तो मान लीजिए अभी पेपर देखिएगा, ट्रेंड लगभग वैसे ही रहेगा। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हम लोगों को जो है, जैसे मान लीजिए आप लोग प्रश्न का स्वरूप कैसा होता है, प्रश्न का स्वरूप कैसा है, कुछ इस पर चर्चा करते हैं। अब फिर जो है जो लेखन का स्वरूप है, कुछ उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रश्न का स्वरूप यह है कि 150 शब्द के जो प्रश्न हम लोग के यहाँ पूछे जाते हैं, उसमें जो है आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो पूछा जाए उसका उत्तर सीधा लिखना है। क्योंकि 150 शब्द जो है देखा जाए तो उसका बहुत ज़्यादा सब सीमा तो होता नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ पूछा, लिमोया समझौता क्या है, लिमोया से जो है देखा जाए तो भारत को क्या लाभ प्राप्त हुआ है, या भारत को होने वाले लाभ का विवेचन करें। तो इसका मतलब कि सीधा सा आपको क्या करना है, लिमोया समझौता लिख देना है और उसमें सीधा सा बताना है कि भारत को क्या लाभ हुआ, और फिर पैरा चेंज करके आपको उसमें समस्या लिख देना है बस। बाकी लिमोया को बहुत ज़्यादा आपको प्रावधान लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा प्रावधान लिखेंगे फिर सब सीमा उसी में बढ़ जाएगा, फिर आपका जो प्रश्न है, मूल प्रश्न है, वो खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रश्न बनाते हैं कि आज़ादी के बाद भारत जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्यों शामिल हुआ, या गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है भारत के लिए विचारधारा नहीं, भारत के लिए आवश्यकता रही है। आया होगा क्वेश्चन जीएस में, ऐसे ही से बच्चा लोगों का प्रश्न आता है उसमें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है, हाँ नहीं, वो तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर ऐसे आया था ना। जैसे प्रश्न 150 शब्द का आया होगा, लिखिएगा मत, मैं ऐसे ही समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे नाम भारत के लिए विचारधारा नहीं बल्कि आवश्यकता रही है। मान लीजिए हमने ये प्रश्न बनाया, हमने कहा कि 150 शब्द में लिखिए, हमने कहा कि 150 शब्द में लिखिए। तो अब आपको ये सोचना है कि हमको 150 शब्द ही लिखना है। देखिए जैसे शब्द जो काउंट किया जाता है तो ये के और नहीं भी काउंट किया जाता है। प्रेसिज राइटिंग लिखे है ना, प्रेसिज राइटिंग में एक पेज मिला करता था हम लोग को, अरे कंपल्सरी नहीं होता था, बीएचयू में भी जैसे कंपल्सरी एक होता था। तो जैसे 300 शब्द का मान लीजिए रहा, तो 300 शब्द का रहा तो उसको हम लोग 100 शब्द में लिखते हैं, 1/3 करके लिखते हैं। जो लोग कंपल्सरी अंग्रेजी रखे होंगे, डीयू में भी तो है, यहाँ पर भी तो कंपल्सरी है, नहीं है उस है? हाँ, उसको प्रेसिज राइटिंग बोलते हैं। तो ये क्या होता था, इसमें एक पेज मिलता था और उसमें पेज मिलता था तो ऐसे वो देखिए ऐसे ऐसे रहता था, 5-5 शब्द इसमें होता था, तो हम लोग इसे ऐसे लिखते थे उसको। अब 5-5 शब्द इसको जोड़ के नीचे लिखते थे 100 शब्द। ये आईएएस में भी ऐसे ही मिलता है, सीट मिलता है, उसी पर लिखना होता है। तो देखा जाए तो ये सब शब्द का काउंट होता है। तो मेरे कहने का मतलब 150 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए आप लोग जो सामान्य रूप से लिखते हैं 1 पेज या 1.25 पेज में ही हो जाता है।
ज़्यादा से ज़्यादा सवा पेज, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत फैला कर लिखें 1.5 पेज में आ जाएगा। तब उसमें जैसे कोई प्रश्न लिखना है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न, मूल प्रश्न है कि नाम जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत की आवश्यकता रही है, यही तो प्रश्न है, उसी पर तो नंबर मिलना है। तो हमको फोकस उसी पर करना है। 3-4 लाइन जल्दी से समझा देना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जो शीत युद्ध की राजनीति रही, उस शीत युद्ध की राजनीति में तृतीय विश्व के देशों द्वारा स्वतंत्र विदेशी नीति का प्रयोग करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया गया, जिसका सैद्धांतिक जन्म बेलग्रेड में हुआ, 1961 में हुआ। आप 2 लाइन मान लीजिए लिखे। अब ज़्यादा इसको बढ़ा नहीं सकते हम लोग, इसमें उद्देश्य और इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते, सीधा प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करेंगे। अब उसी में तुरंत जोड़ना शुरू करेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है देखा जाए तो भारत के लिए केवल जो है एक विचारधारा नहीं रही। भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब होता है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, गुटबंदी का शिकार नहीं होगा, शक्ति राजनीति का शिकार नहीं होगा, और साथ ही गुण दोष के आधार पर, औचित्य के आधार पर जो है विदेशी नीति का अनुसरण करेगा। ऐसी विचारधारा को गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, जो पढ़ते होंगे आप लोग। तो अब ये हम लोग को इतना नहीं लिखना है, सीधा लिखना है कि स्वतंत्र विदेशी नीति को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा औचित्यता के आधार पर जो है वो वैश्विक और क्षेत्रीय जो विदेश नीति है उसका संचालन करना, बस। अब इसके बाद सीधा प्रश्न का उत्तर जोड़ना है, अब लेकर उसी में समझाना शुरू कर देना है। और 150 शब्द में जरूरी नहीं कि पैराग्राफ चेंज किया जाए, यदि आपको लगता है तो पैराग्राफ चेंज करिए। हमारे समझ से बिंदु में लिखने में ज़्यादा फायदा रहता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग बिंदु में लिखते हैं तो एक तो शब्द सीमा भी कम रहता है और ज़्यादा पक्ष को हम लोग लिख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा था इसको, अब मान लीजिए आवश्यकता तो मैं 2-4 जैसे बताया। अब मान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है नाटो, और दूसरी तरफ जो है वार्सा पैक्ट। तो आप देखते हैं कि ये 2 गुट थे, ये साम्यवादी गुट था, ये जो है साम्यवादी गुट था, और ये जो है पूंजीवादी गुट था। तो मान लीजिए भारत को यहाँ पर रखिए, ये बताइए भारत यदि इधर शामिल होता तो इसी में तो ब्रिटेन भी था, इसका जो मुखिया है अमेरिका। तो देखते हैं कि नाटो का मुखिया अमेरिका, और ये पूंजीवादी गुट है। भारत यदि इधर शामिल होता तो बताइए आज़ादी का क्या मतलब? हम लोग ब्रिटेन से क्यों आज़ाद हुए? जब इसी गुट में शामिल होना था तो ब्रिटेन से हम लोग इतना आंदोलन करने की क्या जरूरत? तो देखा जाए तो इस गुट में शामिल होना तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करना पड़ता। इस गुट में यदि भारत शामिल होता तो साम्यवादी देशों में एक दलीय व्यवस्था चलती है, साम्यवादी देशों में जो है देखा जाए तो तानाशाही चलती है, तो हमको तानाशाही को बढ़ावा देना पड़ता। जैसे चीन में देखिए कहाँ चुनाव ना होता है, जबकि चीन शुद्ध रूप से साम्यवादी देश नहीं है, बाजारवादी साम्यवाद के रूप में कार्य करता है। तो आप देखते हैं कि अब ये भी तानाशाही, तो हम लोग आज़ाद हुए थे तानाशाही के लिए तो नहीं। तो ऐसी दिशा में देखते हैं इस गुट में भी शामिल नहीं हो सकता था। ऐसे एक एक पॉइंट को अपना 2-2, 3-3 लाइन में समेट के लिखना है कि मान लीजिए जो पूंजीवादी गुट होता है उसमें पूंजी और तकनीक पाया जाता है, देखिए अमेरिका, और दूसरी तरफ ये साम्यवादी गुट है तो यहाँ पर संसाधन ज़्यादा होता है। तो भारत ने सोचा कि यदि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाएंगे, मध्यम मार्ग अपनाएंगे, तो इधर से संसाधन ले सकते हैं, इधर से पूंजी तकनीक ले सकते हैं, तीव्र गति से विकास कर सकते हैं। या मान लीजिए भारत केवल औपचारिक आज़ादी नहीं चाहता था, भारत देखा जाए तो अनौपचारिक रूप से भी स्वतंत्रता चाहता था। तो भारत को लगा कि आज हम यदि किसी गुट में शामिल हो गए तो भविष्य में मैं महाशक्ति नहीं बन सकता। जापान चाहे जितना शक्तिशाली है, महाशक्ति बनने की बात नहीं कर सकता। तो भारत को लगा कि हमको भविष्य अपना उज्ज्वल यदि बनाना है तो हमको जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी गुट में यदि शामिल हो जाएंगे तो महाशक्ति बनने का स्वप्न जो है समाप्त हो सकता है। और हमारी सभ्यता संस्कृति के मूल्यों से भी गुटनिरपेक्षता मेल खाता था, क्योंकि सभ्यता संस्कृति विविधतावादी है। इसका अनुरक्षण करने के लिए हम लोगों को कहीं न कहीं मध्यम मार्ग ही अपनाना था। ऐसे जोड़ के लिखा जाता है। तो उसको मन करे तो बिंदु में लिख दीजिए, मन करे तो जो है पैराग्राफ में लिख दीजिए कि भाई हम लोग जो है देखा जाए तो बताइए स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही हमारे यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ, और स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही साम्यवादी व्यवस्था, भाई 1905 से ही तो साम्यवादी व्यवस्था का विकास होना शुरू हो गया। तो आप देख रहे हैं हम किसी गुट में शामिल होते तो दूसरा जो विचारधारा का व्यक्ति है भारत में वो नाराज होता, आंदोलन करता,
तो आज़ादी के बाद जो है राष्ट्रवादी जो भावना थी वो प्रभावित हो सकती थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं जो है यदि गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम लोग अपना लें तो ऐसी दिशा में जो है देखा जाए तो हम लोग जो है अपनी संस्कृति को भी संरक्षित कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो देखा जाए तो देश के भीतर जो है राष्ट्रवादी जो मूल्य का विकास हुआ है उस मूल्य के विकास को भी जो है वह दीर्घकालिक परंपरा में लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे उसको लिखा जाता है। तो जैसे मैं बता रहा था, प्रश्न पूछने का जो स्वरूप होता है तो हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्न जो है वो देखा जाए, गर्मी तो काफ़ी है, कोई बात नहीं, चलिए देखिए आता है तो शांति से पढ़ लीजिए। तो जैसे मैं बताया कि ये स्वरूप में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसा पूछा है। जैसे एक ही प्रश्न में 3-3 प्रश्न भी रहते हैं, तब 3 प्रश्न को 150 शब्द में लिखना है। अब आप सोचिए तीनों, जैसे मान लीजिए हमने कहा गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ बताइए, फिर हमने प्रश्न पूछा कि भारत इसे क्यों अपनाया, और फिर हमने मान लीजिए उसी में पूछ दिया कि वर्तमान वैश्वीकरण में इसकी क्या प्रासंगिकता है, और 150 शब्द में ही दे दिया। तो अब उसमें आपका समझदारी ये है कि जैसे ये 3 प्रश्न होता है और मान लीजिए 10 नंबर का ही प्रश्न है तो 3 नंबर इस पर भी है, 3 नंबर इस पर भी है, 4 नंबर इस पर भी है। तो यदि आपको अर्थ लिखेंगे तो 3 नंबर में मान लीजिए 1-1.5 नंबर वो दे देगा। यदि यहाँ पर जो है भारत क्यों शामिल हुआ, यदि आप ऐसा लिखेंगे मान लीजिए तो फिर जो है आपको जो है 1.5-2 नंबर मान लीजिए यहाँ दे देगा। फिर आप उसकी प्रासंगिकता लिखेंगे तो 2-2.5 नंबर यहाँ दे देगा। तो ये तीनों हमको बैलेंस करके लिखना है। अब उसमें ये नहीं करने का मतलब है कि हमको प्रासंगिकता तो 2 पे जाता है, 150 वर्ड में ही लिखना है। आपको कितना आता है वो नहीं, जो पूछा है उसका उत्तर लिखिए। अब फिर जैसे मैं बताया कि स्वरूप में हम लोग जैसे कहते हैं चर्चा करें, कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम लोग प्रश्न का स्वरूप आता है कि चर्चा करें। अब चर्चा करें जो शब्द आता है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि वैश्वीकरण में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो देखिए चर्चा में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब चर्चा किया जाता है तो बहुत औपचारिक बात नहीं लिखा जाता है, कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी जोड़कर लिखना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रश्न का स्वरूप जो होता है एक व्यक्तिगत पहलू होता है, एक सामूहिक पहलू होता है। ये जो प्रश्न पूछने के जो तरीके होते हैं इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो व्यक्तिगत पहलू होता है इसमें, और एक जो है सामूहिक पहलू होता है। तो देखिए व्यक्तिगत पहलू और सामूहिक पहलू का मतलब क्या है। जैसे व्यक्तिगत का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं समीक्षा करें, जैसे हम लोग कहते हैं वर्णन करें, ये सब व्यक्तिगत पहलू होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं व्याख्या करें, विवेचन करें, व्याख्या करें, या हम लोग कहते हैं विवेचन करें, ये सब इसका जो है व्यक्तिगत पहलू है। और जो समूहगत पहलू होता है उसमें हम लोग जैसे अभी मैं बोला था चर्चा करें, ये समूहगत पहलू है। जैसे हम लोग कहते हैं मान लीजिए मूल्यांकन करें, ये सामूहिक पहलू है। जैसे हम लोग कहते हैं विश्लेषण करें, ये इसका सामूहिक पहलू है। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं, अभी मैं चर्चा करने की बात कर रहा था, तो देखिए चर्चा करते समय अभी बोल रहा था कि औपचारिक पहलू के साथ आपको अनौपचारिक पहलू भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये सामूहिक पहलू का मुद्दा है। जैसे मान लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन है तो आप जो है उसमें अनौपचारिक बातों को भी लिख सकते, उदाहरण भी लिख सकते। बहुत ज़्यादा आपको जो है बध कर नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि चर्चा में सब चीज़ें आती हैं। पेपर पत्रिका में कोई चीज़ है, क्योंकि वो दूसरी बात है कि आप ज़्यादा उसमें लिख नहीं सकते 150 शब्द में या 250 शब्द में, वो दूसरा एक मुद्दा है। लेकिन आप जो औपचारिक या उदाहरण, अनौपचारिक, ये सब पहलू, तो सामूहिक पहलू में जैसे चर्चा करे है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपनी बातों को भी रख सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कुछ आपने सोचा, उस सोचने वाले मुद्दे को भी आप रख सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपने सोचा कि अभी देखा जाए तो चीन और रूस का संबंध मधुर हो रहा है, चीन और रूस का संबंध मधुर हो रहा है, तो भविष्य में देखा जाए तो चीन और रूस जो है मिलकर एक शक्ति बन सकते हैं। पुनः जो है बाइलेटरल सिस्टम आ सकता है। पुनः जो है देखा जाए तो एक प्रकार से जो है वो बाइलेटरल जो है, बाइलेटरल का मतलब ये यहाँ पर ये हुआ कि द्विपक्षीय जो संबंध है उसमें दो पोल का विकास हो सकता है। टू पोलर सिस्टम आ सकता है, बाईपोलर सिस्टम आ सकता है। तो ये जो बाईपोलर सिस्टम होगा, अब जैसे मान लीजिए एक होता है व्याख्या करें, व्याख्या करें, तो व्याख्या करने का क्या मतलब होता है? व्याख्या का मतलब होता है, इसी को हम लोग स्पष्टीकरण भी कहते हैं। जो व्याख्या होता है इसी पहलू को स्पष्टीकरण भी कहा जाता है। स्पष्ट करें तो देखिए, कोई भी प्रश्न आता है तो उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। उन सभी पक्षों को हम लोग को लिखने का प्रयास करना चाहिए, उसका क्रमबद्ध उल्लेख करना चाहिए। और यदि शब्द सीमा उसमें है तो परिणाम और प्रभाव को भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा गुट निरपेक्ष आंदोलन की व्याख्या करें, तो यहाँ गुट निरपेक्ष आंदोलन की व्याख्या का मतलब हुआ कि जितने उसके डायमेंशन है, गुट निरपेक्षता केवल राजनीतिक नहीं होता है। गुट निरपेक्षता जो है, गुट निरपेक्षता जो है केवल राजनीतिक नहीं होता है, आर्थिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। मान लीजिए गुट निरपेक्षता जो है देखा जाए तो हम लोग प्रशासनिक गुट निरपेक्षता भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे समझिए, हमने कहा प्रशासनिक गुट निरपेक्षता, व्याख्या करें स्पष्टीकरण का मतलब हुआ कि जो भी पक्ष दिया गया उन सभी पक्षों का उल्लेख होना चाहिए। यदि मान लीजिए सब सीमा 250 वर्ड है तो उसमें परिणाम और प्रभाव भी होना चाहिए। जैसे हम लोग आप लोग पढ़ते हैं समीक्षा, जैसे कभी कभी नहीं आता समीक्षा करें, समीक्षा करें, तो मैं बताया कि जब कोई प्रश्न समीक्षा का आता है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। ये प्रश्न पूछने के तरीके होते हैं, जैसे बातचीत करने का तरीका होता है वैसे ही हम लोग प्रश्न पूछने का भी तरीका होता है। भाई एक ही चीज़ हर बार लिखेंगे मूल्यांकन करें मूल्यांकन करें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोग हमेशा मूल्यांकन करें लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए प्रश्न पूछने के बहुत सारे तरीके बनाए गए हैं। तो इसमें किसी में व्याख्या लिख दिया जाता है, किसी में समीक्षा लिख दिया जाता है, किसी में आलोचनात्मक परीक्षण लिख दिया जाता है विषय वस्तु लगभग मिलता जुलता, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जैसे मैं लिखा समीक्षा, तो समीक्षा में भी जो है विभिन्न पक्षों का क्रमबद्ध उल्लेख करना पड़ेगा और लास्ट में जब उसका कंक्लूजन लिखना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा सा सुझाव देना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ की समीक्षा करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कमियों को निकालते हैं, तो उस कमी का निदान कैसे होगा ये यदि मूल्यांकन में लिखते हैं तो और अच्छा है। और समीक्षा हमेशा संकल्पना पर आधारित होता है, इसमें ज़्यादा तथ्य की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं बताया कि कोई भी विषय वस्तु है तो संबंधी जो है उसका जो भी पक्ष है वो तो लिखना ही पड़ेगा। और ये संकल्पना से जो है विभिन्न पक्षों को हम लोग जोड़ेंगे। और इसी में एक टर्म आजकल आता है आलोचनात्मक समीक्षा। आलोचनात्मक समीक्षा, आलोचनात्मक समीक्षा का मतलब ये होता है कि विषय वस्तु को आप समझाइए, क्रमबद्ध उल्लेख करिए, फिर इसके बाद आलोचना पहले लिख दीजिए और आलोचना के बाद तब इसके बाद मूल्यांकन लिखिए महत्व सही, क्योंकि आलोचना पर विशेष बल यहाँ पर देना है। क्रमबद्ध उल्लेख के साथ आलोचनात्मक पहलू होना चाहिए। फिर लास्ट में जो है आप सुझाव है चाहे उसका एक दो महत्व है तो उसको रख कर आप जो है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है विवेचन करें, एक होता है ना विवेचन करें, विवेचन। तो विवेचन का मतलब क्या होता है? विवेचन का मतलब ये होता है जो अनुभविक पक्ष होता है, यथार्थवादी रियलिस्टिक जो अप्रोच होता है, कोई भी प्रश्न पूछा गया
तो विवेचना का मतलब होता है, जैसे प्रशासनिक संदर्भ में विवेचना का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जैसे हम लोग कहते हैं कि फला जो मान लीजिए मुद्दा था उसका विवेचन करें, उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि कितना उसमें सच्चाई है, कितना उसमें जो है कमी है। उस जांच पड़ताल को हम लोग कहते हैं विवेचना। और जांच पड़ताल जो हमेशा अनुभविक होता है, काल्पनिक नहीं। तभी तो कहा जाता है प्रशासन में जो मान लीजिए हम लोग जब यहाँ पर लिखते हैं वही चीज़, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा जो है काल्पनिक चीज़ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रशासनिक सेवा में हम लिख रहे हैं। और जब हम लोग बीए में भी लिखते हैं तो उसमें कल्पना भी चलता है, चलेगा। यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न उस तरह से आते ही नहीं है। यहाँ प्रश्न वही रहेगा, घुमा कर दूसरे स्वरूप में पूछता है। तो हम लोग जब विवेचना करते हैं तो अनुभवी पक्ष पे बल देना चाहिए। विवेचना में जो है देखा जाए तो जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया है उसके आधार पर किसी चीज़ का जांच पड़ताल किया जाना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं परीक्षण करना, एक टर्म आता है परीक्षण करना। तभी तो बोला हूँ 10 साल का पेपर लिख देखिएगा, ऐसे सब टर्म लिखा होगा। परीक्षण करना, परीक्षण का मतलब होता है कि जो कोई प्रश्न है विभिन्न पक्षों को पहले उजागर करिए, उसको पूर्णतः समझाइए। विभिन्न पक्षों को उजागर करिए, उसको समझाइए, और फिर इसके बाद तब मूल्यांकन लिखिए। सब पक्ष को छोटा छोटा बात है उसको समझाना है, उसके बाद जो है समझाने के बाद तब इसका मूल्यांकन करना है। पक्ष विपक्ष महत्व समस्या जो भी है वो लिखना है। और विश्लेषण का मतलब तो आप समझते ही हैं, प्लस और माइनस। विश्लेषण का मतलब प्लस और माइनस, महत्व समस्या। सीधा सा विषय वस्तु को समझाइए, महत्व लिखिए, फिर समस्या लिखिए। और भी जो भी टर्म आपको समझ में आए वो भी पूछिए तो मैं बताऊं। समालोचनात्मक का मतलब होता है कि जो आपने आलोचना किया है उस आलोचना के बाद भी जो है उसका कुछ महत्व है। सर जैसे 150 का क्वेश्चन आया है जिसमें आलोचनात्मक समीक्षा जुड़ा हुआ। हाँ, तो आलोचनात्मक समीक्षा उसमें समस्या लिखना है या फिर मैं लिख दूं पहले आलोचनात्मक समीक्षा मान लीजिए है, ठीक। आपको सबसे पहला काम है, जैसे मान लीजिए मैं गुट निरपेक्ष आंदोलन को ही लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा गुट निरपेक्ष आंदोलन का आलोचनात्मक समीक्षा करें, तो आप सीधा सा पहले 4 लाइन तो गुट निरपेक्ष आंदोलन समझाया करिए। उसके बाद इसका समस्या लिखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या समस्या चल रही, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद पैरा चेंज करके इसका वर्तमान में क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है, सीधा लिख दीजिए, बस हो गया। सर मूल्यांकन और सुधार लिखने भाई मूल्यांकन 150 शब्द में ही तो लिखना है ना। तो आपको पहले 3-4 लाइन तो गुट निरपेक्ष आंदोलन समझाना है, फिर समस्या बिंदु में लिख दीजिए, 2-3 समस्या 4 समस्या लिख दीजिए। और फिर पैरा चेंज करके उसी में जो है प्रासंगिकता जोड़ते हुए, कुछ करंट जोड़ते हुए सीधा सा मूल्यांकन बना दीजिए। क्योंकि आप इतना ही 150 शब्द में आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। और यही वर्ड सर अगर समालोचनात्मक समीक्षा में बोला तो जाए पहले महत्व लिख दीजिएगा, बाद में जो है आलोचना समेत मूल्यांकन लिख दीजिएगा। आलोचना यदि शब्द लिखा है पहले, तो पहले आलोचना ही लिखना चाहिए विषय वस्तु को समझाकर, फिर महत्व लिखना चाहिए। और समालोचना का मतलब होता है कि आलोचना के बाद भी उसका महत्व है, उस महत्व को हम लोग को रेखांकित करना है। और कुछ टर्म हो तो बोलिए। प्रमाणित करें का मतलब प्रूफ करें। प्रूफ करने का मतलब होता है कि जो जैसे कोई स्टेटमेंट लिख दिया तो जैसे हम लोग कहते हैं टिप्पणी करें। जैसे हमने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है भारत की विदेश नीति को सकारात्मक रास्ता दिखाने में सफल रहा, कथन को प्रमाणित करें, प्रूफ करें। तो अब हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को ले लेकर जोड़ेंगे कि हम कैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन को, भारत के ये जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसे सकारात्मक रहा। 2-4 मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गुट निरपेक्ष, जो बोला हूँ उसी जोड़ देता हूँ। गुट निरपेक्ष आंदोलन यदि नहीं रहता, ये बताइए आज भारत महाशक्तिशाली देश नहीं बनता। तो इसका मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत को महाशक्ति बनाने में जो है सहायक साधन रहा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण ही देखा जाए तो भारत अपनी पहचान विश्व में साख जो है बनाए रखा, विविधतावादी संस्कृति को बनाए रखा, और इसी विविधतावादी संस्कृति के कारण ही जो है आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम गुट निरपेक्ष आंदोलन से ला कर सिर्फ जोड़ जोड़ के बता रहे हैं कि जो कथन दिया गया वो कितना है, सही है।
और जब पैरा चेंज करके उसका मूल्यांकन लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे, समस्या रख कर जो है मूल्यांकन किया जाएगा। पहले तो हम समझाएंगे, प्रूफ करेंगे, और फिर जो है उसका मूल्यांकन लिखते समय समस्या लिख देंगे। और कोई टर्म हो तो बोलिए। एक वर्णन आता है, वर्णन का मतलब होता है जितना भी प्रश्न में पक्ष है सब चीज़ को समझाइए, उसका क्रमबद्ध उल्लेख कर दीजिए, और लास्ट में 4-5 लाइन का मूल्यांकन लिखते समय समस्या, एक दो महत्व को शार्ट करते हुए लिख दीजिए। और फिर जितना आपने अभी तक ये समझा है सब भूल जाइए। आप कहेंगे क्यों भूल जाएं, इतना समझे, ये प्रश्न पूछने का तरीका है। सब में विषय वस्तु एक ही लिखा है, जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर लिखना है। अभी तो मान लीजिए 5 ही 7 में बताया हूं ना, अभी 10-15 और भी हैं जो हमको याद नहीं आ रहा है। इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। नहीं होता, एक एक शब्द को तौलते हुए, परिमार्जित परिष्कृत करते हुए अपने कॉपी में रेखांकित करें। आप नहीं ऐसा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो लोग मेंस नहीं दिए हैं वो लोग तो मान लीजिए कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जो लोग 1-2 बार मान लीजिए मेंस दे चुके हैं वो लोग समझ गए होंगे बात को। वहाँ जाएंगे लिखने के लिए। ये बताइए, अभी बताया हूँ कि 15 क्वेश्चन जो है, मान लीजिए 150 शब्द का जो है 10 क्वेश्चन रहता है, 250 शब्द का 10 क्वेश्चन रहता है, 1500 शब्द ये हो गया, 2500 शब्द ये हो गया, 4000 शब्द हो गया। 3 घंटे में आपको 4000 शब्द लिखना है। 3 घंटे में 40 पेज, कभी बैठ के 3 घंटे में 40 पेज लिख कर देखिएगा कि क्या स्थिति रहा। रटा रहेगा तब भी लिखने में दिक्कत आ जाएगा। सोचिए, वहाँ तो सब प्रश्न घुमावदार है, 20 प्रश्न हैं, 20 तरीके से सोचना है, तब कैसे लिखाएगा? वहाँ तो केवल लिखा जाए उतना ही बहुत है। और उसके लिए होता है कि जो प्रश्न पूछा चुपचाप उसका उत्तर लिख देना है, और वो तभी आएगा जब आप लिखेंगे। बैठ के कुर्सी पर सोचने से कुछ नहीं इस फील्ड में हो सकता है। आप रोज बैठ के सोचते रहिए तैयारी कैसे किया जाए, रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग हर सैटरडे को क्यों टेस्ट लेते हैं, कभी सोचिए। ये टेस्ट कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, वो आप जो टेस्ट सीरीज करते हो अपना करते रहिए जो आपको करना हो। हमारा ये है कि मंडे से फ्राइडे जो आपने पढ़ा उसी चीज़ को मैं सैटरडे को लिखवाता हूँ, जिससे ये विषय वस्तु एग्जाम में आए तो आप लिख सकें। बस इतना काम है। तो ये जितना भी टर्म मैं बताया हूँ, कहेंगे तो मैं सबके सामने बोल बोल के लिखवा भी दूंगा कि इसका क्या मतलब है। लेकिन आप बस ये ध्यान रखिए कि कोई प्रश्न आया तो उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। हमको इधर उधर नहीं जाना है, और अपने दिमाग में जो है 5 बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आया है हमको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है, प्रश्न के संदर्भ में ही लिखना है। यदि मान लीजिए हमने आपसे प्रश्न बोला कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का संबंध परिस्थितियों के कारण मधुर बना है, मान लीजिए हमने ऐसा प्रश्न बनाया, तो आप सीधा परिस्थिति से जोड़िए। अब उसमें मान लीजिए थोड़ा सा 3-4 लाइन बैकग्राउंड लिख दिया जाता है कि आज़ादी के बाद जो है दक्षिण पूर्व एशिया जो है पूंजीवादी गुट में शामिल हो गया और भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। इस वैचारिक मतभेद के कारण 1990 से पहले जो है दक्षिण पूर्व एशिया से हमारे मधुर संबंध नहीं बने, लेकिन 1990 के बाद जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्वीकरण की परिस्थितियों के कारण जो है वो देखा जाए तो वैचारिक भिन्नता समाप्त हुई, संबंधों में मधुरता आने लगी। सीधा प्रश्न का उत्तर चलेगा कि अब यहाँ पर या तो पैराग्राफ में लिखिए या तो पॉइंट में लिखिए, कोई प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। कंटेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शब्द सीमा महत्वपूर्ण नहीं है। मेंस के पेपर में भी देखिए लिखा होगा कंटेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि कापी बंडल का बंडल जैसे हम लोग BA में भरते थे। तो यहाँ ध्यान रखिए कि आपको जो है प्रश्न के संदर्भ में ही लिखना है, जो याद आया वही मत लिख दीजिए। और दूसरा चीज़ जैसे मैं बताया कि मान लीजिए शब्द सीमा में ही लिखने का प्रयास करना है, भले उसके बारे में आपको ज़्यादा आता हो, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा जानकारी है। अभी बताया कि गांधी जी की वर्तमान वैश्वीकरण में प्रासंगिकता 150 शब्द में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। अब 150 शब्द में आता है तो फिर 150 शब्द में लिखने की कला सीखिए।
अब फिर तीसरा चीज़ है कि जैसे मान लीजिए मैं बताया कि एक चीज़ को रिपीट मत करिए, संक्षिप्त लेखन करिए, सार तत्व लिखने का प्रयास करिए, ज़्यादा उसको घुमा घुमा के मत समझाइए बीए वाले स्टाइल में, कोई फ़ायदा उसका है नहीं। और चौथा चीज़ अभी बताया कि जब आप बार बार लिखेंगे तो आपका जो है देखा जाए तो व्यवस्थित लेखन होगा, एक सिस्टमेटिक होगा, वो बार बार लिखने से आएगा। जिस दिन आप 500 पेज लिख लेंगे उसके बाद जो है कुछ एक व्यवस्था बन जाएगी, नहीं तो अपना ही कॉपी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। अपना ही कॉपी, पहला जो टेस्ट मान लीजिए जो लोग बीए में परीक्षा पास किए होंगे उसको भूल जाइए, वो परीक्षा दूसरे तरह की है। पहला टेस्ट आइएगा, अपना ही कॉपी पढ़ लीजिएगा, आपको अपना ही कॉपी पढ़ने का मन नहीं करेगा, बेकार का मैं लिखा हूँ। तो ये जो आपका कॉपी इसलिए पढ़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि आप जो है अपना ही कॉपी पढ़ेंगे, उसमें व्याकरणिक त्रुटि रहेगा, उसमें सेंटेंस सही नहीं बना रहेगा। मान लीजिए कभी पर महत्व लिखना है तो उसमें समस्या भी लिखा गया है, तो ये सब तो लिखने से ही आपको आएगा। और फिर जब आप मान लीजिए आप लोगों को कुछ पूछना हो एकदम पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। हाँ बोलिए। मैप में लगवा देता हूँ, मैप में जो है कल ही लगवा दूंगा यहाँ, क्योंकि उससे एक फ़ायदा रहेगा कि मैं आप लोगों को समझाता भी रहूँगा कि दक्षिण पूर्व एशिया है तो ये सिंगापुर है, उसी बहाने मैप भी तैयार होगा आप लोगों का। और उसी बहाने जो है जैसे मान लीजिए कुछ देश का नाम हम ध्यान होगा तो उससे आप लोगों को जोड़ने में सहूलियत भी रहेगी। कल मैं 2 मैप लगवा दूंगा, एक इधर एक पीछे। मान लीजिए एशिया है, चाहे लैटिन अमेरिका है, चाहे अफ्रीका है, मान लीजिए कुछ हम लोग बोलेंगे। चलिए, ये जो मैं बताया जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते समय हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यह एक व्यापक अवधारणा है। इसमें जो है वो देखा जाए तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी संबंधों को हम लोग समाहित करते हैं। इसमें केवल हम लोग जो है देखा जाए तो पावर पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। आर्थिक संबंध हुआ, सांस्कृतिक संबंध हुआ, औपचारिक संबंध हुआ, अनौपचारिक संबंध हुआ, इन सभी संबंधों को जब हम लोग शामिल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उन सब बातों का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ पर लिखिए 2 लाइन ऐसे बनाइए। यह व्यापक अवधारणा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। यह व्यापक अवधारणा है जिसमें राजनीतिक पहलुओं के साथ गैर राजनीतिक पहलुओं, जिसमें राजनीतिक पहलुओं के साथ गैर राजनीतिक पहलुओं डैश आर्थिक, सामाजिक, गैर राजनीतिक पहलुओं डैश आर्थिक, सामाजिक आदि बातों का भी अध्ययन किया जाता है। आदि बातों का भी अध्ययन किया जाता है। इस तरह विश्व को अंतर संबंधित मानकर अध्ययन किया जाता है। विश्व को अंतर संबंधित मानकर अध्ययन किया जाता है। जैसे वर्तमान व्यवस्था, भाई वर्तमान व्यवस्था में क्या होता है? देखिए वर्तमान में हम लोग जो है वो विश्व को आपस में सब जोड़ कर देखते हैं कि हमारा सांस्कृतिक संबंध कैसा है, आर्थिक संबंध कैसा है, राजनीतिक संबंध कैसा है, सब आपस में जोड़कर हम लोग व्यवस्था को देखते हैं। केवल पावर पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है, केवल पावर पॉलिटिक्स पर ही ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है, केवल राजनीतिक संबंधों पर ही ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमने लिखा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स,
जैसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए इस गोला, ये जो गोला है इसके भीतर है, इसका मतलब कि ये छोटी अवधारणा है, संकीर्ण अवधारणा है। इसमें हम लोग जो है वो देखा जाए तो राजनीतिक जो संबंध है, जो पावर पॉलिटिक्स है, जो कूटनीतिक संबंध है, उस पर ही ज़्यादा बल देते हैं। शक्ति संघर्ष है, आपस में राजनीतिक संबंध है, उन सब चीज़ों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को जब कम महत्व दिया जाता है तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। तो 1990 से पहले आप देख रहे हैं कि विश्व में जो है जो बैलेंस ऑफ पावर चल रहा था, जो कोल्ड वार चल रहा था, उसमें पावर पॉलिटिक्स पर हम लोग ज़्यादा बल देते थे, आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों पर कम बल देते थे। तो उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते थे। यहाँ पर लिख दीजिए, यह संकीर्ण अवधारणा है, यह संकीर्ण अवधारणा है। जिसमें विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों पर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों पर ज़्यादा बल देते हैं, राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों पर ज़्यादा बल देते हैं। अन्य पहलुओं पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। जैसा कि शीत युद्ध के दौरान दिखाई दिया 1990 से पहले, जैसा कि शीत युद्ध के दौरान दिखाई दिया। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1990 तक जो पावर पॉलिटिक्स था, एक तरफ जो है नाटो, दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट, तो ये जो पावर पॉलिटिक्स था उस दौरान जो है ये दिखाई दिया। अब समझिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो ऐसे समझिए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक प्रकार से खेल हो गया। इसमें जो है देखा जाए तो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और खिलाड़ी भाग ले रहे हैं तो खिलाड़ी का मतलब देश, और जिस तरह से खिलाड़ी, ये मैच है, खेल है, तो खिलाड़ी जिस तरह से देखा जाए तो अपनी रणनीति बनाकर खेलता है। ये खिलाड़ी जो है रणनीति बनाता है, तो ये जो रणनीति बनाता है, इसी रणनीति को विदेश नीति कहा जाता है। ये रणनीति विदेश नीति है। और जैसे खिलाड़ी जो है, एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हुआ, तो एक व्यवस्था हुआ, एक व्यवस्था हुआ। तो आप देख रहे हैं ये रणनीति है, ये देश की रणनीति है। तो ये जो रणनीति है ये विदेश नीति है। और जिस तरह से खिलाड़ी जो है इस मैच को जीतने के लिए गया, उसी तरह से देश भी जो है अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए गया है, नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए गया है। और ये जो राष्ट्रीय हित है वो राष्ट्रीय शक्ति से निर्धारित होता है, जो नेशनल पावर है उससे निर्धारित होता है। और ये जो रणनीति, जो विदेश नीति है, इसी विदेश नीति में एक गोला जो है कूटनीति है, कूटनीति है, डिप्लोमेसी। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको मैं बताता हूँ विदेश नीति क्या होता है, फिर मैं इसको बताता हूँ क्या है, फिर ये बताता हूँ क्या है, फिर कूटनीति बताता हूँ क्या है। और जो राष्ट्रीय हित है, इसमें सबसे बड़ा हित जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो हित है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का है। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। ऐसे बना लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यवस्था हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भाग लेने के लिए देश गए, खिलाड़ी गए, और देश जो है देखा जाए तो रणनीति बनाएंगे। ये रणनीति विदेश नीति होती है। अब विदेश नीति है तो विदेश, इस रणनीति से हम क्या करेंगे, तो अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करेंगे। और राष्ट्रीय हित में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा। भाई जैसे जीवन जो है सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, जीवन से कोई समझौता नहीं हो सकता है, उसी तरह से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा होता है। यह देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उत्तरजीविता से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
किसी भी देश का प्रथम और अंतिम उत्तरदायित्व होता है। कोई भी देश इससे समझौता नहीं कर सकता है। इसको नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। 5 दिन देश के भीतर भोजन नहीं लोगों को मिलेगा, चल सकता है। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान देखिए, वहाँ आर्थिक परेशानियां हैं, लोगों को रोटी दाल भी ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है, लेकिन आज भी देखा जाए तो बीच बीच में मिसाइल का प्रदर्शन करता रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। लोगों को 20 रुपया रोटी मिले चाहे 50 रुपया रोटी मिले, वो अलग मुद्दा है। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता है। वो हथियार मंगाएगा, सेना पर खर्च करेगा। हम ही लोग के देख लीजिए, गरीबी है, बेरोजगारी है ना अभी। लेकिन ये बताइए, हम लोग फिर भी तो राफेल खरीद के मंगाए, फिर भी तो अपना अस्त्र शस्त्र मंगा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उससे कोई समझौता नहीं हो सकता है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी अलग मुद्दा है, देश की सुरक्षा का अलग मुद्दा है। उस मुद्दे को गरीबी बेरोजगारी से मत जोड़िए। ये बना लिए, अब एक एक बताता हूँ इसका क्या क्या मतलब है। अब जैसा समझिए, अब सबसे पहले विदेश नीति का मतलब समझिए। देखिए कि विदेश नीति जब हम लोग कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी कहते समय हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चलाने का एक साधन है। भाई, खेल में सब खिलाड़ी खेलेंगे तभी तो खेल हम लोग देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चलाने का यह एक साधन है विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चलाने का साधन, व्यवस्था, साधन। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चलाने का जो साधन है, तो बताइए, जो अच्छा खिलाड़ी है वो सिद्धांत तो व्यवहार दोनों रखता है। देखिए, खेल का वो सब नियम जानता है, खेल का सब नियम एकदम एक एक चीज जानता है। वो बॉलर आएगा, चुपचाप देखिए बाल फेंकेगा, नो बॉल ना हो जाए, वो भी ध्यान रखेगा कि नो बॉल ना हो जाए। अच्छा बॉलिंग करना ही महत्वपूर्ण नहीं, उसका खेल का नियम। और दूसरा चीज व्यवहार भी देखिए, उसका दिमाग वो दौड़ के आ रहा है, सोचिए उस देर में कितना सोच रहा होगा वो कि अभी 145 की स्पीड से फेंकता हूँ, फिर 145 फेंकूंगा, ये लगाएगा अब छक्का, फिर लगाएगा चौका, और फिर एकदम उसको जो है 90 की स्पीड से फेंकूंगा। अब देखिए, अपना रणनीति एकदम तय है। हम लोग देखिए गुस्सा करते हैं, अरे क्या कर दिया, 15 रन बनाना था तुमने तो 6 रन अभी दे दिया, लीजिए अब तो फिर 4 भी लगा दिया, हो गया काम। और फिर देखिए तीसरी बार को आउट कर देता है। देखिए खेल का पासा पलट चुका, क्योंकि वो यदि नहीं फास्ट फेंकता 2 गेंद तो वो फिर आगे बढ़ के नहीं आता खेलने के लिए। और देखिए उधर का जो है खिलाड़ी, वो भी समझ रहा है कि ये जो अब स्लो करेगा तो हमको स्टंप, इसको आउट करना है तुरंत। महेंद्र सिंह धोनी का देखिए क्या फुर्ती है। देखिए, चूक गए तो खत्म, चूक गए बाल तो उसके बाद बस छोड़ नहीं सकते हैं, वो तो पकड़ते ही देखिए ऐसे ही करते हैं। कभी अब देखिए मैच, तो आप देख रहे हैं इसमें सिद्धांत तो व्यवहार दोनों है, सिद्धांत प्लस व्यवहार दोनों है। तो सिद्धांत व्यवहार का समुच्चय है, तो सिद्धांत तो व्यवहार का समुच्चय है। और अभी मैं बताया कि सिद्धांत व्यवहार का समुच्चय किस लिए है? तो राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए। और दूसरा चीज होता है अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए। अनुकूलन क्षमता का मतलब हुआ साख, साख बढ़ाने के लिए, साख बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा था कि राष्ट्रीय हित का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है, दूसरा चीज़ अपने विकास को ध्यान रखना है, तीसरा चीज़ है अपनी सभ्यता संस्कृति, अपनी सभ्यता जो संस्कृति है उसको भी संरक्षित करना है। और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने का मतलब हुआ कि साख को मजबूत करना। और अनुकूलन क्षमता में भी 2 चीज़ें होती हैं,
एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अनुकूलन क्षमता में भी सकारात्मक अनुकूलन होता है, दूसरा नकारात्मक अनुकूलन होता है। सकारात्मक अनुकूलन कहते समय दिमाग में आना चाहिए, ऐसे बना लीजिए कि राष्ट्रीय हित में जैसे सुरक्षा है, विकास है, सभ्यता संस्कृति की रक्षा है। अनुकूलन क्षमता या साख बढ़ाने के लिए, और साख बढ़ाने के लिए जो है देखा जाए तो सकारात्मक अनुकूलन जो पॉजिटिव एडाप्टेशन है, तो पॉजिटिव एडाप्टेशन का मतलब ये होता है कि दूसरे के व्यवहार को अपने पक्ष में बना देना। ट्रम्प साहब देखिए मध्यस्थता करने चले थे, भारत के हाँ में हाँ मिलवा दिया मोदी साहब ने। इसको बोलते हैं अनुकूलन क्षमता। इसको सकारात्मक अनुकूलन का मतलब दूसरे देश के व्यवहार को ही बदल देना, ऐसा कूटनीति करना, ऐसा सिद्धांत, ऐसा व्यवहार कि जिससे वो देश जो है वो देखा जाए तो हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दे। यहीं पे लिखिए पॉजिटिव के नीचे एक लाइन, दूसरे के व्यवहार को, दूसरे देश के व्यवहार को अपने पक्ष में कर देना, दूसरे देश के व्यवहार को अपने पक्ष में कर देना। जैसे अमेरिका वर्तमान में एग्जाम्पल भी है, भारत का पक्ष ले रहा है। देखिए कितना भी कर लेंगे तो कुछ देश विरोध तो करेंगे, कितना भी भारत कर ले कुछ देश तो विरोध करेंगे अभी यूएनओ में। देखिए तो ऐसी दशा में अनुकूलन क्षमता में नकारात्मक अनुकूलन का मतलब होता है कि जो देश विरोध करने वाले हैं उनके विरोध को कारगर न होने देना, उनका विरोध कोई सुने ना, उनकी बात कोई सुने ही ना। दूसरे देशों के व्यवहार को विपक्ष में जाने से रोकने का प्रयास करना, और यदि आलोचना करते भी हैं भारत की तो उसका कोई प्रासंगिक अर्थ न निकले। लोग कहेंगे फालतू का बोल रहे हैं, भारत का ही, जम्मू कश्मीर भारत का ही है, भारत तो केवल 370 हटा कर ही बैठ गया, उसे तो पीओके भी लेना चाहिए था, पीओके भी भारत का है। तो हम कहते हैं कि उसकी आलोचना का कोई मतलब ना निकले। बताइए अरब जगत जो है क्यों नहीं आलोचना किया? इसीलिए क्योंकि आलोचना का कोई मतलब है नहीं। भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कद बहुत बड़ा हो चुका है, और ऐसी दिशा में सऊदी अरब की आलोचना और ईरान, इराक और जो है आलोचना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा जो है भारत से संबंध खराब होगा, उन लोगों का अहित होगा, उससे अच्छा है जाने दो। और अंत में देखिए इमरान खान भी साहब भी मान गए कि भारत से हम युद्ध नहीं जीत सकते। देखिए उनका भी हौसला पस्त हो गया। अब जो व्यक्ति ये सोचेगा कि हम युद्ध नहीं जीत सकते, सोचिए यूएनओ में किस हौसले से बोल पाएगा। तो ये नकारात्मक में लिख दीजिए एक लाइन, दूसरे देश की आलोचना को कारगर न होने देना, दूसरे देश की आलोचना को कारगर न होने देना। दूसरे देश की आलोचना को, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका जो है कोई रिलेवेंस ना निकले, दूसरे देश की आलोचना को कारगर न होने देना। अब समझिए, जब कोई पूछे फॉरेन पॉलिसी क्या है, विदेश नीति क्या है, मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो आप 2 लाइन में बताइए कि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चलाने की एक व्यवस्था है और इसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों पाया जाता है, और इसके माध्यम से देश अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करता है और विश्व में अपनी साख को बढ़ावा देता है। ऐसे साधन को विदेश नीति कहा जाता है, जो रणनीति के रूप में होती है। अब मैं यहाँ पर बनाया था विदेश नीति, फिर मैं बनाया था राष्ट्रीय हित। उसमें देखिए कुछ बनाया था ना, बी नंबर पर क्या लिखा था? राष्ट्रीय हित। नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित करते समय ऐसे समझिए कि राष्ट्रीय हित एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये विदेश नीति की आधारशिला है, बेस है। जितनी बताइए आप ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं,
किसके लिए? परीक्षा पास करने के लिए। पढ़ने के लिए यहाँ कोई नहीं पढ़ रहा है, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, चाहे जहाँ भी पढ़िए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कहते हैं जिस प्रकार से समाज में व्यक्ति रहता है, और समाज में व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करता है। भाई समाज में व्यक्ति रहता है तो अपने व्यक्तिगत हित को पूरा करता है। इसी प्रकार से विश्व परिवार में देश जो है अपने हितों को पूरा करते हैं। तो ये जो अपने हितों को पूरा करते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय हित है। और जैसे मैं बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भाग लेने वाले देश जो सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, जो व्यवहार का प्रयोग कर रहे हैं, जो कार्यों का संचालन कर रहे हैं, या कुछ नीति बना रहे हैं, कुछ अनुदान दे रहे हैं, कुछ मान लीजिए अभी मैं बताया करोड़ों डॉलर खर्चा हो गया होगा अमेरिका में, भारत ने खर्चा किया। ये सब गोपनीय होता है, कोई बताता नहीं, इसको लॉबिंग बोलते हैं। दूसरे देश में देखा जाए तो इतना बड़ा शो कराना और तमाम जो चीज़ें हैं उस पर कितने लोगों को जो है भारत सरकार ने पैसा खर्च किया होगा, क्योंकि वो ज़रूरी था। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी देश अपने कार्य का संचालन जिस नीति और सिद्धांत पर करता है, मतलब कुछ भी व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे जो उसका हित छुपा हुआ है उसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है। अभी तुम्हें बताया मोदी साहब शक्ति प्रदर्शन करने के पीछे बहुत सारा हित होगा। आपको ध्यान होगा कि मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने थे तो चाइना में एससीओ का बैठक हुआ था, उस समय नहीं गए थे। पहले वो अमेरिका गए, फिर बाद में गए चाइना। ये भी रणनीति है, क्योंकि हम पहले चाइना जाते तो चाइना हमारी कदर नहीं करता। जब हम अमेरिका चले गए तो चाइना बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया। चाइना को लगा कि यदि हम भारत से संबंध जो है बिगाड़ लिए या संबंध मधुर नहीं बनाए तो भारत जो है अमेरिका से संबंध मधुर बना सकता है और हम पिछड़ सकते हैं। इसलिए देखा जाए तो चीन और भारत का संबंध तुरंत मधुर हो गया। आज जब देखा जाए तो अमेरिका कुछ बोलना शुरू कर दिया तो मोदी साहब चीन चले गए, अमेरिका दबाव में आ गया। तो आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सब ऐसे ही खेल चलता है। नहीं बताया, अभी तो बता रहा था कि मान लीजिए 145 की स्पीड से फेंक रहा हो और मान लीजिए बैट्समैन बोले कि अरे भाई साहब अभी तो आप ठीक फेंक रहे थे, ये क्या 90 बताइए 90 की स्पीड से। वो बोलेगा यही तो भाई साहब गेम है, यही तो गेम है। तो ये गेम है। तो ये जो है देखा जाए तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध अभी बताया कि ये भी एक गेम है। और यहाँ पर जो है जो खिलाड़ी है वह खिलाड़ी जो रणनीति बना रहा है, ये रणनीति जो है अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिखिए एक लाइन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भाग लेने वाले देश, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भाग लेने वाले देश अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भाग लेने वाले देश अपने कार्य का संचालन जिस नीति के आधार पर करते हैं, जिस नीति के आधार पर करते हैं उसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है। ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख दीजिए, अपने समझने के लिए लिख दीजिए कि किसी भी देश का स्वार्थ, किसी भी देश का स्वार्थ, ये सब सिलेबस नहीं है, मैं पहले अभी बता चुका हूँ, मैं 3 दिन यही पढ़ाऊँगा। जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक आप अच्छा टर्म लिख नहीं पाएंगे। भारत अपने जो है स्वार्थ की पूर्ति के लिए अमेरिका में ऐसा किया, वो एग्जाम में भी पढ़ के हंसेगा। राष्ट्रीय हित लिखते भाई नंबर क्यों नहीं मिलता, उसके पीछे कुछ कारण होगा ना। ये सब टर्म मजबूत रहेगा तो आप लिखेंगे ना कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए ऐसा प्रयास कर रहा है। तो राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, ये टर्म है इसका। जैसे मैं बताया कि मान लीजिए मुद्रास्फीति है, मुद्रा अवमूल्यन है, तमाम पढ़ते, ये भी एक विषय है। इसमें 2 से 3 दिन 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा टर्म समझाने में लगेगा। उसके बाद आपको अच्छा से जब टर्म आ जाएगा तो मैं सिलेबस शुरू करूँ।
अब जब देखिए इसमें जैसे हम लोग अभी कह रहे थे कि इसके बहुत सारे जो है छोटे छोटे प्रकार भी हैं। जैसे मैं बोलूँगा प्राथमिक हित, प्राथमिक हित का मतलब प्राइमरी इंटरेस्ट जब बोलूँगा तो प्राइमरी इंटरेस्ट बोलते समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। इसका जो बहुत सारे इसके जो प्रकार जो होते हैं, तो ये जब मैं प्राथमिक हित बोलूँगा तो आप समझेंगे कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे कि भाई भारत जो है अपने प्राथमिक जो हित है, प्राइमरी जो इंटरेस्ट है, उससे कोई समझौता नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए अभी मैं लिख रहा था, मैं बताया ना अभी 4-4 लाइन को एक लाइन में कैसे लिखा जाता है, यही टर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है, भारत अपना विकास करना चाहता है, भारत लोगों को रोजगार दिलवाना चाहता है। इतना लिखने की जगह पर आप एक लाइन लिखिए, भारत राष्ट्रीय हित को पूरा करना चाहता है, हो गया। उसी में विकास भी आ गया, सभ्यता संस्कृति भी आ गया, रोजगार भी आ गया, सब आ गया। मत बढ़ाइए, दूसरा बात लिखिए। एग्जामिनर समझ गया कि आप समझ रहे हैं बात को। वो तो नहीं आ रहा है तो हम उसको समझाना शुरू करते हैं। अब देखिए जब मैं बोलूँगा मान लीजिए स्थायी हित, परमानेंट इंटरेस्ट, हमने कहा स्थायी हित, तो स्थायी हित का मतलब होता है कि सब देश का एक परमानेंट इंटरेस्ट ये होता है शांतिपूर्ण विकास करना, पीसफुल डेवलपमेंट, शांतिपूर्ण विकास करना, शांतिपूर्ण विकास। उसकी जगह पर आप स्थायी हित शब्द का प्रयोग करेंगे। जब हम कहेंगे सामान्य इंटरेस्ट, मतलब कि जो है जनरल इंटरेस्ट, सामान्य हित जब मैं बोलूँगा तब आप समझेंगे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहा हूँ। जनरल इंटरेस्ट जब हम लोग कहते हैं चेंजेबल नेशनल इंटरेस्ट, परिवर्तनशील हित, तो परिवर्तनशील हित का मतलब होता है कि जो हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, संधि समझौते करते हैं, संधि आबलिक समझौता, संधि आबलिक समझौता जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह की चीज़ें जो है चेंजेबल इंटरेस्ट के रूप में होती हैं। भारत शक्तिशाली होगा तो अमेरिका जैसा देश आकर संधि समझौता करके जाएगा। भारत कमजोर हो जाएगा, भूटान तक नहीं पूछेगा। ये विश्व राजनीति का है। 1990 से पहले आप देखते हैं कि अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति भारत आया, केवल एक बार, बस आइजनहावर साहब। और आप देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब आने के लिए परेशान चलते हैं। कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितनी बार आए, सोचिए। ये है शक्ति। जब आप ये जो है ये परिवर्तनशील हित होता है। किसी देश को संधि समझौता पर जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। वॉलमार्ट आया, कानून बना नहीं बना मत चिंता करिए। वॉलमार्ट की जगह जो है वह गूगल जो है अपनी कंपनी भारत में खोलेगा, आज नहीं तो कल। जैसे सैमसंग कंपनी नोएडा में लगाया, 10,000 लोगों को रोजगार मिला, वैसे एक समय आएगा जब गूगल जो है भारत में आकर अपना ब्रांच लगाएगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत को तो शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। तो ये सब टेंशन नहीं लिया जाता है। 2 लाइन लिखिए, बस छोड़ रहा हूँ 1 मिनट में। यहाँ पर लिखिए 2 लाइन। यहाँ पर जो है जैसे मैं बताया, अच्छा इसको भी पॉइंट में लिखवा देता हूँ। ये जो आपने समझा है, मैं कहूँ कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता क्या क्या है, तो 2-4 जरा लिख दीजिए, 2-3 अपने समझने के लिए। इसकी विशेषता नंबर 1, विदेश नीति का निर्धारक तत्व। विदेश नीति का निर्धारक तत्व कि किसी देश की विदेश नीति को समझना है तो उसके राष्ट्रीय हित को समझ लीजिए। उसका डिटर्मिनेशन क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये विदेश हित का निर्धारक तत्व। अरे भाई देखिए, जो ये राष्ट्रीय हित मैं बताया, विदेश हित का निर्धारक तत्व का मतलब कि इसी को पूरा करने के लिए तो इतना रणनीति किया जा रहा है। मोदी साहब 3 साल 4 साल तक पूरे विश्व में माहौल बनाए। देखिए, हम लोग आलोचना कर रहे थे कि देश में बेरोजगारी, गरीबी है, यहाँ ध्यान नहीं देना, विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। अब समझ में आया कि विश्व में क्यों भ्रमण कर रहे थे। तो विदेश हित का निर्धारक तत्व है कि कोई देश इतना सक्रिय क्यों है विश्व में, कुछ उसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट होगा, इसलिए सब देशों के साथ मिलकर अपना संबंध मजबूत कर रहा है। और दूसरा चीज नंबर 2, परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलता है।
और नंबर 3, क्षमता आबलिक आवश्यकता के अनुसार प्राप्त किया जाता है। क्षमता आबलिक आवश्यकता के अनुसार प्राप्त किया जाता है। जो आपका इफिशियंसी है उसके अनुसार ही तो प्राप्त करेंगे। क्षमता आबलिक आवश्यकता के अनुसार प्राप्त किया जाता है। तो भाई कोई भी देश जितना राष्ट्रीय शक्ति रखेगा उसी हिसाब से। अब 2 लाइन सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ये जितना भी मैं आपको बताया, 2 लाइन सुन लीजिए बस। जैसे मैं बताया कि बताइए राष्ट्रीय हित जो है सबसे हमारा मूल तत्व है, लेकिन आप देखते हैं कि विश्व में परमाणु बम है, जैविक हथियार है, रासायनिक हथियार है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, यूएनओ से हम बंधे हुए हैं, WTO से बंधे हुए हैं। इसके कारण जो है वो देखा जाए तो हम लोग चाह कर भी अपने राष्ट्रीय हित को पूरा नहीं कर पाते। 2 लाइन लिख दीजिए सब मिला के नीचे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आबलिक संगठन, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून आबलिक संगठन से सभी देश बंधे हुए हैं, परमाणु हथियार के कारण भी समस्या है। अतः चाह कर भी संपूर्ण राष्ट्रीय हित को प्राप्त नहीं कर सकते।